अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहां कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हमारी तरफ से आप लोगों को जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज कुछ ज़िंदगी के हवाले से बात करते हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी एक खूबसूरत तोहफ़ा है, मगर अक्सर हम इसे ख़ुद ही मुश्किल बना लेते हैं। हम सब अपनी आदतों के ग़ुलाम हैं। यही आदतें हमारी कामयाबी या फिर नाकामी का तयन करती हैं। किसी दानिश्वर ने क्या खूब कहा था कि इंसान आदतों का मजमूआ है, और अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। अगर आपकी आदत बुरी हैं या आपकी कंपनी ऐसी है जो कि आपको बुरे कामों की तरफ राग़िब कर रही है, तो फिर समझ जाएं कि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो नाकामी की तरफ जाएगी। फिर आप चाहकर भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो बड़ा ज़रूरी होता है कि अपनी ज़िंदगी को आप कितना प्रोडक्टिव लेकर चल रहे हैं, किस तरह की आपकी कंपनी है, आप टाइम कहाँ गुजार रहे हैं, किन एक्टिविटीज़ के अंदर गुजार रहे हैं, वो पता होना बहुत लाजिम है। तो याद रखें कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसे बुरी आदतों की नज़र ना करें। आज ही फैसला करें, अपनी आदतों को बदलें, अपनी ज़िंदगी को ज़रूर संवारें। और हम भी आपको कोशिश करते रहेंगे कि इस हवाले से फ़क्तन फ़वक्तन आगाज़ ज़रूर करते रहें। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ खाने पीने के हवाले से बात कर लेते हैं। जनाब, आज हमने आपको सर्दियों के मुताबिक जो रेसिपी है ना वो बनाने सिखानी है। आज हम सूप बना रहे हैं आप लोगों के लिए, और वो भी फ्रेंच अनियन सूप। तो आप कह रहे होंगे कि प्याज़ों का सूप, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। ये मेरे लिए भी एक नई रेसिपी है, नया नाम सुना है मैंने, फ्रेंच अनियन सूप। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी, किस तरह बनेगा, कितना मज़ेदार बनेगा, इस पर हमने बात करनी है। शेफ़ अली हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं। शेफ़ अली, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ़ अली, ये तो मैं आज नया सूप सुन रही हूँ, फ्रेंच अनियन सूप। नहीं, ये काफ़ी पुरानी डिश अच्छा? है, कोई नई डिश नहीं है। तो इसमें सिर्फ प्याज जाएंगे? जी, प्याज हो जाएगा, उसके बाद बीफ का स्टॉक जाएगा। ओह, हाँ जी, चीज़ जाएगी। ठीक और है। उसके बाद फ्रेंच ब्रेड है। जी। ठीक है। तो ये फ्रेंच फ्रेंच फ्रांस से आया? जी, ये डिश फ्रांस की है। सबसे ज़्यादा ये पेरिस में खाया पिया जाता है। ओह, जी ठीक है। सूप, और यहाँ पर वैसे पसंद करते हैं जी लोग? जी, यहाँ पे पसंद करते हैं, काफ़ी लोग ठीक है। पसंद करते हैं। मतलब मैंने तो वही जो दूसरे वाले सूप होते हैं वही जी जी पिया हुआ है, 19B, और वो क्लियर सूप है। ये मैंने पहली दफ़ा अनियन सूप में पीऊँगी भी, और मैं सुन जी भी रही हूँ और देख भी रही हूँ। जी जी। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले चाहिए वाइट प्याज। वाइट प्याज चाहिए जी, हमें, ठीक है। ये इसे कहते हैं स्वीट प्याज ओनियन। जी। अच्छा, इसको हम पहले करेंगे कैरमलाइज, बटर में और ऑयल में मिक्सर करना है इसको। ओके। क्योंकि ये बटर में एक चीज़ में नहीं करते, दो चीज़ों में कैरमलाइज करेंगे, बटर और ऑयल में। अच्छा, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये है कि जलेगा नहीं, और ओके, इसका फ्लेवर जो है काफ़ी हैंस होता है दोनों चीज़ें मिलकर। ठीक है। बटर और ऑयल में हम इसको कैरमलाइज जी जी। करेंगे, ठीक है। हाँ जी। और इसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए? उसके बाद चाहिए इसकी बीफ स्टॉक। बीफ स्टॉक चाहिए जी, हमें, ये ठीक है। बीफ का जूस जिसे कहते हैं वो निकाल के रखा हुआ है। मतलब जो यखनी होती जी है, जी, यखनी बीफ जो हम की। यखनी बना रहे होते जी हैं, जी। वो चाहिए हमें। हाँ जी, इसमें ओके कुदरती जलाटीन होती है बीफ में। ओके, जी, जो इसको हाँ, थिक करने में मदद करती है। ठीक है। हाँ जी। और स्टॉक बनाते हुए कोई चीज़, कोई स्पाइसेस आपने ऐड ऑन किए हैं? जी, उसमें स्पाइसी बीफ को हमने लेना है, बीफ की बोन लेनी है, ठीक है, साथ में थोड़ा सा मीट भी होना चाहिए। ओके, तो उसमें हमने ब्लैक पेपर ठीक है, और जवैन, ओके, साल्ट, हाँ, और उसमें एक वेजिटेबल डालनी है, थोड़ा सा ओनियन और गार्लिक, हाँ, और साथ कैरेट। अच्छा, जी। ठीक है। तो ब्लैक इसको पेपर आपने डाला है, सॉल्ट डाला है आपने, जी जी, और वेजिटेबल्स आपने इसमें ऐड ऑन किए हैं, प्याज, गार्लिक और कैरेट। कैरेट, जी। ठीक है। इसको कम से कम 5 से 6 घंटे आपने पकाना हल्की आंच पे, ओह, तो फिर जाके ये जू बनेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो जब ठंडा होगा, इसको थिक होगा, तो थिक में वो जलाटिन कुदरती तौर पे पैदा होती है इसके अंदर। ठीक है। और हाँ जी। इसका स्टॉक चाहिए हमें, प्याज चाहिए, इसके जी। अलावा क्या क्या चीज़ें चाहिए? चीज़ चाहिए। चीज़ चाहिए, कौन सी वाली? ये ग्रोरा चीज़ है, ये पाकिस्तान में नहीं बनती, ये इम्पोर्टेड चीज़ है। अच्छा, हाँ जी। और ये कहाँ से मिलेगी लोगों को? ये बड़े स्टोरों से मिल बड़े जाती स्टोर है। से मिल जाती है, जी। ठीक हाँ है। जी। ओके, इसके अलावा और कोई स्पाइसेस नहीं ऐड ऑन और होंगे इसमें और कोई स्पाइसेस नहीं, और रेड वाइन विनीगर इसमें यूज़ होगा। रेड वाइन विनेगर, जी जी। ओके, हाँ जी। ठीक है। चले फिर हम स्टार्ट करते हैं साथ साथ। जी। और सबसे पहले क्या स्टेप हमने लेना है इसका? सबसे पहले हमने ओनियन कैरमलाइज करने हैं, ओके, जिसमें अनियंस, ऑयल और बटर, ओके,
तो इसके साथ जो फ्रेंच ब्रेड है, तो फ्रेंच ब्रेड के रेसिपी नोट कर लें। ये बड़ी होती है, काट के स्लाइस करके मैंने रखे हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, ये बनती है जैसे पिज़्ज़े की डो बनती है वैसे ही बनती है, ठीक है। जैसे आम ब्रेड बनती है। हाँ, तो इसमें ईस्ट, अगर आपने 1 kg बनानी है तो इसमें 10 ग्राम ईस्ट डालनी है, 15 ग्राम इक्का पाउडर डालना है। कौन सा पाउडर? इक्का पाउडर, इक्का पाउडर। जी जी। ओके तो साल्ट और शुगर 15 ग्राम। ओके, तो इसको आपने बनाना है कोई 40 या 45 मिनट्स आपने इसको गूंद के तो इसको हमने रख देना हाँ है, जी। ठीक है, तो राइस होने तक, ताकि ये फर्मेंटेड हो जाए। जी जी। ठीक है। उसके बाद आपने इसको 25 मिनट 200 टेम्परेचर पे ओवन में बेक करना है। ओके, जी। अभी हमने ऑयल और बटर के अंदर हम अनियंस को जो है ना वो कैरमलाइज कर रहे हैं। कैरमलाइज्ड कर रहे हैं, ठीक है। और वो किसी भी शेप में काट लेना जी जी, अनियंस, ओनियन किसी भी शेप रंग का जब कैरमलाइज करेंगे तो सब मिक्स हो जाएंगे वो वो। मिक्स हो जाएगा, वो जी। शेपलेस हो जाएंगे, उनका जी, जी। पता ही नहीं चलेगा कौन सी शेप में कटे हुए हैं। ठीक है, अब ये है रेड वाइन विनेगर, ठीक है। ओके, ये कितना ऐड ऑन किया आपने? ये कम से कम 4 स्पून ऐड करना है। ओके, अगर पास आपको ये नहीं मिल रहा तो आप इसकी जगह पे एप्पल एक्साइडर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सेब का सिरका। एप्पल साइडर विनेगर भी जी, यूज जी। कर सकते हैं। अगर आपको रेड वाइन विनेगर नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह आप एप्पल साइडर विनेगर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो जो दूसरा विनेगर होता है वो यूज नहीं करना। नहीं, वो नहीं यूज़ करना इसमें। अच्छा, वो जो नॉर्मल वाला विनेगर है White vinegar नहीं use करना। व्हाइट विनेगर यूज नहीं करना। नहीं। एप्पल साइडर विनेगर इसके जी। ऑल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें डालेंगे बीफ स्टॉक। ओके, जी। बीफ स्टॉक हम जाएंगे इसके अंदर, और जितने भी स्पाइसेस हैं वो बीफ स्टॉक के अंदर भी हैं, और जी, जी। फिर आपने नमक और काली मिर्च भी दोबारा से ऐड ऑन की थी, जी जी। तो वो जो है ना आपको टेस्ट के लिहाज से आप खुद भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना आपने उसको स्पाइसी करना है, कितना माइल्ड रखना है, किस तरह की आपको उसकी नमक और काली मिर्च का टेस्ट चाहिए। इसमें खुशबू के लिए आपने थीम यूज़ करना है। थाइम यूज़ करना है ये हमने। फ्रेश यूज़ कर लें या आप पाउडर यूज़ कर लें। ओके, थाइम की ये पाउडर है या ये क्या है? ये पाउडर ड्राई शेप पाउडर है। अच्छा, ये आप ड्राई शेप जो उसका पाउडर है थाइम का वो जी, यूज़ करें। अगर जी, जी। आपके पास फ्रेश है हाँ जी। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब हमारा जो है ना वो कहाँ तक पहुँचा है? ये सूप बस रेडी होने वाला है। ठीक तो है, इसके साथ हमने ब्रेड को, फ्रेंच ब्रेड को रोस्ट करना है। रोस्ट करके इसको प्रेजेंटेशन के लिए ऊपर चीज़, फ्रेंच के ब्रेड के ऊपर चीज़ डाल के तो ओके। हमने वो प्रेजेंट करनी है। अच्छा, अभी हमारा रेडी हो गया, वैसे ये थोड़ा रहता है बस टाइम। 1-2 मिनट में रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये जरा थोड़ा सा इसकी शक्ल तो दिखाएं हमारे जी। कैमरे के अंदर कि ये सामने। पता चले कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी हो गई है और हमारे देखने वाले जो है इसको देख सके। ठीक है, हाँ, अब ये सूप रेडी हो गया हमारा। ओके जी, ये फ्रेंच अनियन सूप रेडी हो चुका है हमारा। अब हम इसको हल्का सा टोस्ट करना हल्का है। सा टोस्ट करेंगे। टोस्ट ठीक करने है? के बाद ऊपर चीज़ डाल के और ऊपर अच्छा। इसको चीज़ मेल्ट करनी है। ओके, जी। और जिनके पास ये गन नहीं है वो क्या करें? इसका बेसिकल तरीका ये है कि आप इसको ऊपर चीज़ इसके डाल के, ब्रेड के ऊपर चीज़ डालनी है और चीज़ इसको ओवन में बेक करना आपने। अच्छा, ओवन में हमने जी, इसको जी। बेक करना है। जी, ठीक है, चीज़ फुल टाइम मेल्ट होनी चाहिए। और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो फिर आप हीट गन यूज़ कर सकते हैं। हीट गन यूज कर सकते जी जी। हैं। और ओवन में मतलब कितनी देर के लिए इसको बेक करना है? इसको आप 240 पे जाके कोई 3 मिनट के करें, ठीक चीज़ है, और बिल्कुल वो जो मेल्ट हो चीज़ जाएगी। है वो मेल्ट हो जाएगी। जी। फ्रांस की डिश फ्रेंच अनियन सूप, जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पिया जाता है, पसंद किया जाता है, ख़ास तौर पर सर्दियों में। और यहाँ पर भी सर्दी पड़ रही है तो हमने सोचा कि क्यों ना जो रिवायती सूप होते हैं उनसे निकल कर आप कुछ नया डिफरेंट स्टाइल का सूप पीने की तरफ जाएं। और साथ ही साथ ये एक यूनिक तरीका देखें आज के सूप का ये है कि आप वो सूप के अंदर ही ब्रेड को सोख करके खा रहे होंगे। यूजुअली क्या होता है कि ब्रेड अलग से खाई जा रही होती है, पहले खाई जा रही होती है और सूप बाद में पिया जा रहा होता है। तो ये वाला सूप का एक यूनिक आइडिया ये है कि सूप के अंदर ब्रेड को सोख किया गया है, उसके ऊपर मेल्ट की गई है चीज़, और फिर आपका जो सूप है फ्रेंच अनियन सूप वो रेडी हो चुका है। जी, और आप ये देख रेडी हो सकते गया। हैं हमारा रेडी हो चुका है। जी जी। चलें जी, इसकी ज़रा
ऊपर से शक्ल दिखाइए कि हमारा जो फ्रेंच अनियन सूप है वो किस तरह का लग रहा है। आप देख सकते हैं कि वह जो चीज़ है वो मेल्ट हो चुकी है और उसका कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आ रहा है। तो ये आज की रेसिपी है जो हमने आपके साथ शेयर की है। शेफ़ अली हमारे लिए और आपके लिए लेकर आए थे थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी, ताकि जो हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर आजकल जो पी रहे होते हैं, घर में भी बना रहे होते हैं, उन सूप से हटकर आज का सूप जो है ना वो आप लोगों के लिए लेकर आए थे। शेफ़ अली रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। शेफ़ अली, थैंक यू सो मच कि आप आए और ये रेसिपी हमारे लिए लेकर आए हैं। जनाब, चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर लाहौर शहर में इस वक्त बैठे हुए हैं और मौसम सरमा की छुट्टियां चल रही हैं, सारे बच्चे घरों में मौजूद हैं और ऐसे में बच्चे ये फरमाइश कर रहे होते हैं कि कहीं घूमने फिरने ज़रूर जाया जाए। तो मौसम सरमा में शुमाली पाकिस्तान अपनी बर्फ़ पोश वादियों, बुलंद पहाड़ों और पुरसुकून माहौल की वजह से सयाहों के लिए एक जन्नत बन जाता है। सवात वैली में मालम जब्बा और कलाम वैली बर्फ़बारी और स्कीइंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर भी है, फेमस है। जबकि मरी, नथिया गली, भूरबन में फैमिली फ्रेंडली माहौल होता है, बर्फ़ में सैर व तफरीह का बेहतरीन तजुर्बा मिलता है। और हुंजा की अगर बात कर ली जाए, नीलम वैली जो है वो अपनी एक खूबसूरत झीलों, अपनी तारीख़ी कलों और सकाफ़ती मनाजिर की वजह से बहुत ज़्यादा मुनफरद है। अब शुमाली पाकिस्तान की जो वादियाँ हैं ये कुदरत, सुकून और एडवेंचर का हसीन इम्तज़ाज पेश कर रही होती हैं। तो महफूज सफ़र के लिए शहरी किन टूरिस्ट स्पॉट्स का रुख कर सकते हैं और हुकूमत पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ के लिए क्या इक़दामात कर रही है, इसके हवाले से हमने आज बात करनी है अपने इस सेगमेंट के अंदर। और इस पर बात करने के लिए इजाज़ अहमद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट है, एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं फॉर टूरिस्ट प्रमोशन विद TDCP गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ। फिर एक्स हेड ऑफ सेल्स एंड टूर प्रमोशन भी रह चुके हैं उनके साथ और रीजनल डायरेक्टर मरी पट्रियाटा भी रह चुके हैं। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे जानेंगे कि अगर आप लोगों ने शुमाली इलाका जाना है इन वेकेशंस के अंदर, विंटर वेकेशंस के अंदर, तो कौन कौन से ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जिनको आप विज़िट कर सकते हैं, वो भी सेफली। तो इजाज़ साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी? थैंक यू सो मच जी, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और बड़ा पर्टिनेंट आपका ये टॉपिक है। आई होप इंशाल्लाह के लोग जो है वो सीखेंगे भी और लर्न भी करेंगे और अपना खूबसूरत टूर जो है वो एंजॉय भी करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि ये जब भी वेकेशंस आती हैं, जब भी छुट्टियां होती है, बच्चे घर में होते हैं तो कहा जाता है जी चलें जी हम नॉर्दर्न की तरफ चलते हैं, या फिर बर्फ़बारी हमने देखनी है, जाकर वहाँ पर इंजॉय करते हैं, थोड़ा सा माहौल भी फ्रेश हो जाता है। तो उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आज के अगर डेज़ देखे जाए कि सर्दी भी ज़्यादा है, बर्फ़बारी भी हो रही है, इस सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या सजेस्ट करेंगे कि लाहौरी जो है वो किन स्पॉट्स का रुख कर सकते हैं, कहाँ कहाँ विज़िट किया जा सकता है जो सेफ़ भी हो उनके लिए? जी 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 देखें, ये जो हमारा इस वक्त टाइम चल रहा है ना, जिसको हम विंटर टूरिज़म के हवाले से एक अहम ये हमारा टाइम लाइन है। इसमें विंटर में स्नोफॉल को बहुत लोग इंजॉय करते हैं, बच्चे, फैमिलीज़, इवन फ्रेंड्स जो हैं वो निकल जाते हैं। तो हमारे पास पंजाब के अंदर भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल साइट्स हैं जहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा पूरा नॉर्दर्न एरियाज़ जिस तरह आपने बताया है, स्वात का बहुत खूबसूरत है, नारान है, हुंजा, स्कर्दू। हमें सिर्फ ये है कि जब हम घर से निकलें फैमिली के साथ, बच्चों के साथ या दोस्त निकलें, तो हमें 2-3 चीज़ें जो है वो बहुत केयरफुली उनका ध्यान रखना है। ठीक है ना जी? खूबसूरती इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, बिलीव करें, नॉट ओनली दिस कि मेरा तल्लक टूरिज़म से है, हम ब्लेस्ड लोग हैं। पाकिस्तान जो है, जितना पोटेंशियल टूरिज़म का पाकिस्तान के अंदर है, शायद रेयर कोई कंट्रीज़ हों जिनमें मतलब हर चीज़ आपको मिले, हेरिटेज भी मिले, आपके वर्सटिलिटी इतनी है, बुलंद पहाड़ हैं, ठीक है ना जी, आपकी ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं, फिर हिस्ट्री इतनी है, हेरिटेज इतनी है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जब आप जाएं तो 2 चीज़ें जो है ना उनका ध्यान आपने प्लान करना है अपने विज़िट के लिए। एक तो आपकी टूर आइटिनरी जो बना रहे हैं, टूर प्लान, वो बड़ा एहतियात से बनाना है। उसमें 2-3 चीज़ें ये हैं कि चूँकि ये सीज़न है, इसमें लोग निकलेंगे स्नोफॉल के लिए, आपको अपना टूर प्रोग्राम जो है वो बहुत कॉम्पैक्ट होना चाहिए। उसमें ये है कि आपको पहले से अपनी अकोमोडेशन जो है वो उसका इंतज़ाम करना है। ये नहीं
कि आप ब्लाइंडली चले जाएं और वहाँ पे जाके होटल ढूंढें। खुदा ना खास्ता वो जो एक हाँ मरी जी। वाला सानेहा पेश आया था Exactly, वैसा ना हो हाँ। जाए दोबारा से। वैसा ना हो, फिर ये भी है कि आपको जगह नहीं मिलती है। आप Exactly, फैमिली pack- बच्चों के साथ jam-packed जा होती रहे है हर हैं चीज़ तो से। फिर वो बजाय आपके आप इंटरटेनिंग के लिए जा रहे हैं, आप इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, तो वो एक प्रेशर और जो है ना वो तकलीफ़ आपके लिए बन जाए। एक तो आपने ये करना है, अपने होटल्स चेक करें, ठीक है, कंफर्म करें। टूर प्लान आपका इस तरह से होना चाहिए कि आपके जहन में ये हो, जब आप टूर एटेंडी डिज़ाइन करें तो आपके पास एक पैरेलल रूट भी होना चाहिए। अल्लाह ना करे चूँकि हैवी स्नोफॉल हो जाए, रोड ब्लॉक हो जाए, तो आपके जहन में ये हो कि जी मैं अब यहाँ से किस तरह से किस सही है, रास्ते से निकलना ठीक है, है। ये सारी प्लानिंग करें। फिर ये है कि सर्द है मौसम, सर्दी है, आप उसी तरह से अपने जो वेयरिंग है, आपके कपड़े हैं, आपकी जैकेट्स हैं, आपके जोगर्स हैं, उनका ध्यान रखें। पंजाब के अंदर तो मैं आपको बता सकता हूँ मरी इटसेल्फ, इसके साथ साथ जो है वो इस वेदर में अगर थोड़ा सा लोग उसको पसंद करते हैं या जिनका इंटरेस्ट है, तो हमारा साउथ का एरिया भी बड़ा खूबसूरत है, ठीक है, जिसमें हेरिटेज है, आपके हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा। आप मसलन कैंपिंग कर सकते हैं वहाँ पे जाके, डेजर्ट के अंदर जाके। ठीक है, साउथ हमारे पंजाब में। जी बिल्कुल Okay. बिल्कुल। चोलिस्तान देखें ना, अभी रिसेंट आपको महीने डेढ़ के बाद आ रही है, पाकिस्तान का रैली। बहुत बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है, और दिरावर फोर्ट के साथ जी। वहाँ पे टूरिज्म ने एक खूबसूरत जो है वो एक रिजॉर्ट डेवलप किया है, जिसमें आपको बिल्कुल कल्चरल जो आपके वहाँ के जो डेजर्ट के अंदर गोपाज होते हैं, उसी स्टाइल के हमने अकोमोडेशन बनाई हुई है। अच्छा, वहाँ ठीक पे है। जाएं, कैमल सफारी करें, उसका अपना कल्चर है। विलेज के अंदर जाएं जो द्रावड़ का सही है, है। बहुत खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी। इसी तरह मरी है, मरी के साथ कोटली सतियाँ का बहुत खूबसूरत एरिया है पंजाब के अंदर। अच्छा, मैं ठीक चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कम टाइम है जी जी, तो ये बहुत, फिर आपका चकवाल का डिस्ट्रिक्ट जो है, Okay. जिसको हम लेक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, ठीक है ना जी, सॉल्ट रेंज का पूरा एरिया है, वहाँ पे सून वैली की खूबसूरत एक लैंडस्केप एरिया है। Okay. वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं टूरिज़म की बड़ी अच्छी। और इसी तरह कलर कहार है, आगे मरी चले जाएं, मरी से एबटाबाद चले जाएं, खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक चीज़ तो हमने ये देखनी है प्लान करते हुए, जाते हुए बच्चों को, फैमिली के साथ जो लोग स्पेशली जा रहे हैं, कि जहाँ आप जा रहे हैं आप देखें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका रोड का, और दूसरी फैसिलिटीज़ जो हैं, खुसूसन आपके पास घर से चलने से पहले आपको ये पता हो कि अगर मैं सपोज़ हुंजा जा रहा हूँ, जी जी, तो मुझे वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो कहाँ है, उनके नंबर, एमरजेंसी नंबर आपके पास होने चाहिए। गर्ज अब ये है कि पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टूरिज़म के अदारे जो हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो गवर्नमेंट लेवल पे हैं या प्राइवेट जो हैं, वो अवेयरनेस अब काफ़ी है। मसलन आप ये देख लें कि पंजाब के अंदर मैग्निफिसेंट पंजाब के हवाले से एक ऐप है, टूरिस्ट ऐप, ठीक है, हेल्पलाइन है। अच्छा, मसलन टूरिस्ट घर से निकलने से पहले वो उस हेल्पलाइन से तमाम तरह की फैसिलिटीज़ ले सकता है। सही है, ठीक है, ठीक है ये ना जी? पंजाब हुकूमत की तरफ से वो ऐप है, जी अल्हम्दुलिल्लाह, हेल्पलाइन है, ठीक है, जी जी जी, वो फंक्शनल है ऐप, टूरिस्ट Okay. हेल्पलाइन के नाम से 1421 के नंबर है Okay. उसका। कोई भी टूरिस्ट जो है जो प्लान करता है कोई टूर, वो पहले अगर उसको इन्फॉर्मेशन, आप तो देखिए ना गैजेट्स इतने हैं, आपको अपने गैजेट्स पे घर से निकलने से पहले हर चीज़ का पता चल जाता है। आज से 20-25 साल पहले ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, और अगर इसके बावजूद कोई टूरिस्ट ये केयरलेसनेस करता है, मसलन घर से निकलने से पहले ये चीज़ें नहीं करता, तो फिर देखिए फिर ना जी उसकी मुश्किल भी हो negligence है। मुश्किल भी हो सकती है। फिर मुश्किल हो सकती है, फिर खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या भी पेश हो आ सकता सकता है है। अगर आप ये सारे मेयर्स लेकर नहीं निकलते हैं। Exactly, घर exactly. से आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे जी, होते हैं, जी, बच्चों जी, के जी, साथ जी, जा जी। रहे होते हैं, तो ये जी, सारी चीज़ों को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी जी, होता है। जी। इन चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि कौन कौन से बेस्ट टूरिस्ट पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। इन दिनों में उस पर हम बात कर रहे थे। इजाज़ अहमद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। इजाज़ साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज के तेज़ रफ्तार और मसरूफ़ दौर में बालों का गिरना तकरीबन हर उम्र के लोगों के लिए ना एक बहुत ही आम और तशवीशनाक मसला बनता जा रहा है। अब ये मसला ना सिर्फ मर्दों में बल्कि ख़वातीन में भी बढ़ रहा है। अब इसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। मार्केट में इस मसले का फ़ौरी हल तलाश करने के लिए कई
प्रोडक्ट्स होते हैं, कई प्रोसीजर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। हेयर बूस्टर्स लगाए जा रहे हैं, इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, लेज़र थेरेपी कराई जा रही है, हेयर ट्रांसप्लांट तक कराया जा रहा है। अब ये तरीके जो हैं ये बालों को घना करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, सेहतमंद बनाने का वादा करते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ये वाकई फ़ायदेमंद है या ये सिर्फ वक्ती असर देने वाले हल हैं। तो आज के सेगमेंट में हम ना सिर्फ इन प्रोसीजर्स के फ़ायदों के हवाले से बल्कि इनके नुकसानात के हवाले से भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन से तरीके आपके लिए महफूज और मौसर हैं। और वो लोग जो कि इन प्रोसीजर्स की तरफ नहीं जाते हैं, वो चाहते हैं कि हम घर में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, हम ऐसी रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें, हम हिकमत से फ़ायदा उठाएं ताकि हमारे बालों की जो सेहत है वो बेहतर हो। तो उनके लिए भी हमारे पास आज जो है वो गेस्ट मौजूद हैं। तो 2 गेस्ट हैं हमारे पास स्टूडियोज़ में जिनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर वर्दा सजाद हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और उनसे बात करेंगे। डॉक्टर वर्दा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और साथ ही साथ प्रोफेसर इसहाक सुल्तान हकीम साहब ने भी हमें आज के इस शो में जो है ना वो ज्वाइन किया है। प्रोफेसर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले डॉक्टर वर्दा आप ही से स्टार्ट करती हूँ। आजकल बहुत सारे हेयर से रिलेटेड बी प्रोसीजर्स हमारे मार्केट में मिल रहे होते हैं। जी। किस तरह के प्रोसीजर्स हमें करवाने चाहिए, खासतौर पर अगर हमारा हेयर फॉल हो रहा है तो? हेयर फॉल की सबसे पहले हमने कॉज रूल आउट ठीक करनी है है कि क्या वजह है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। अगर फीमेल्स में है, मेल्स में है, हार्मोनल इश्यूज हैं, अंडरलाइंग विटामिन की डेफिशिएंसी चल रही है, जैसे विटामिन डी मैंने आपको पहले भी एक उसमें बताया था कि वो कम है, जो चीज़ें आयरन कम है, हम उनको रूल्स को जितनी भी कॉजेज हैं उसको रूल आउट करेंगे। उसके बाद हम जो है ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं और प्रोसीजर्स डिसाइड करते हैं। अगर तो प्रोसीजर्स आपने डायरेक्टली स्टार्ट करवा ली और आपको नहीं पता कि नीचे क्या चल रहा था, तो प्रोसीजर्स वॉन्ट बी इफेक्टिव। और अगर आपने पहले कॉज को ख़त्म किया और फिर आप प्रोसीजर्स की तरफ गए तो प्रोसीजर्स बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। इसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स आ जाते हैं, जैसे आपने कहा हेयर बूस्टर्स हैं, PRP है, उसके बाद एक्सोसोम्स आ जाते हैं, उसके बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। हेयर बूस्टर्स आज मैंने नई टर्मिनोलॉजी सुनी है, कुछ नया है ये? बिल्कुल ये नया है। हेयर बूस्टर्स जो हैं वो अगेन हम जो देखते हैं जिन चीज़ों की वजह से जो केमिकल्स हैं या फिर जो भी हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंट हैं या हेयर के अंदर डेफिशिएंट आ रहा है, उसको कंबाइन किया गया है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया है और उनको डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ताकि हेयर फॉलिकल बेहतर हो सके, हेयर की ग्रोथ अच्छी हो सके, हेयर स्ट्रेंथ बेहतर हो सके। तो उसके लिए हेयर बूस्टर्स हैं। और ये जो इंजेक्शंस हैं ये कुछ और है? नहीं, इट्स द सेम थिंग। हेयर बूस्टर्स को हम 2 तरह से लगा सकते हैं, एक माइक्रो नीडलिंग के प्रोसेस के थ्रू लगा सकते हैं और एक डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास बहुत छोटी माइन्यूट नीडल्स आती हैं जिनके थ्रू हम हेयर स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इसके मल्टीपल सेशंस होते हैं, ये नहीं है कि एक सेशन आपने कराया तो इट विल बी इफेक्टिव। नो, आप इसको PRP के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं और सिंपल बूस्टर्स भी लगवा सकते हैं। सिंपल बूस्टर्स भी लगा सकते हैं जिससे आपका जो हेयर फॉल है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, बट उसके लिए आपको मल्टीपल सेशंस लेने पड़ेंगे। हम हकीम साहब की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं, बिकॉज अगर आप लोग नहीं जाना चाहते हैं डॉक्टर्स के पास, इस तरह के प्रोसीजर्स नहीं कराना चाहते हैं, तो आपने हिकमत से फ़ायदा किस तरह उठाना है वो हकीम साहब हमें बताएंगे। हकीम साहब, हिकमत में बालों के हवाले से रेमेडीज़ हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने बालों की सेहत को मजबूत कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हिकमत के अंदर इसके बड़ी ही परफेक्ट किस्म की रेमेडीज़ हैं लेकिन इसमें होता ये है कि आपको फिर भी उस रूट काज की तरफ जाना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या बनी। चूँकि तिब के एक अपने पैरामीटर्स हैं, तशखीस के, उसकी डायग्नोसिस के अपने पैरामीटर्स होते हैं, और चूँकि हमारे पैरामीटर्स में क्या है कि हम अखलात को या रतूबात को बेस बनाते हैं। अगर किसी शख्स के जिसमें रतूबात की ज़्यादती है, यानी खिलते बलगम अगर बढ़ गया है, तो ऐसे लोगों में मिसाल मैं ये देता हूँ कि एक दरख्त है, उसके इर्द आपने पानी ही खड़ा कर दिया, हालांकि पानी उसके लिए ग्रोथ के लिए असेंशियल था, बट एक्स्ट्रा जब उसके अंदर हुआ तो क्या उसकी रूट्स क्या होंगे, गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे। सेम इसी तरह अगर किसी शख्स का मिजाज बलगमी हो जाए, रतूबात की ज़्यादती हो जाए, तो उसकी वजह से उसके फोलिकल्स क्या होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे और ऐसे लोगों के बाल जो हैं वो बिल्कुल जड़ों से निकलना शुरू हो जाएंगे। ज़रा सा हाथ लगाएंगे बाल बाहर गिरेंगे, और साथ ये देखेंगे कि ऐसे लोगों के बाल बहुत जल्दी अर्ली एज के अंदर जो वो ग्रे होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों के हमने क्या करना है, एक बड़ा सादा से हमारे पास रेमडीज़ होती हैं जो आप लोग अक्सर जानते हैं कि हमारे यहाँ हरड़ बेहड़ा आंवला, जिसे हम 3 फल कहते हैं अपनी ज़ुबान में, अगर इनका पाउडर लेके, छिलका पाउडर लेके रात को 1 चम्मच पानी में भिगो के रख दिया जाए और सुबह खाली उसके पानी को निथार के पी लिया जाए,
तो चंद हफ्तों के इस्तेमाल से जैसे ही रतूबात अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाती हैं, फॉलिकल्स जो हैं वो आपके बड़े हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। और उसकी वजह से आपके बालों को जो न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, जो प्रोटीन मिलनी चाहिए और बाकी जो मिनरल्स और इस तरह के सल्ट्स मिलने चाहिए, वो आपको इन 3 फलों में मिल जाते हैं। और आपको बगैर कुछ लोकल एप्लीकेशन किए आपके बाल ना सिर्फ ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, बल्कि अर्ली एज के अंदर आपके बाल जो ग्रे हो चुके होते हैं, यानी अगर बिफोर 15 में आ रहे हैं, 20 में आ रहे हैं, 25 ईयर से पहले आपके बाल ग्रे, दे बिकम टू द नॉर्मल, और वो ग्रे उससे ग्रे से ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जो ये जो फल 3 है वो आपके खून के मेलानिन मादा को पैदा करते हैं, जो बेसिकली आपके बालों को एक कलर देते हैं। अच्छा, ये कौन से 3 फल आपने बताए, दोबारा से बता दें? हरड़, बेहेड़ा और आंवला। ओके। इसे हमारी तिब की ज़बान में त्रिफला कहते हैं। त्रिफला, 3 ठीक है। फल। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये बताइए कि मर्दों और ख़वातीन में दोनों में हेयर फॉल हो रहा होता है, लेकिन मर्द हजरात में ज़्यादा होता है। हमने देखा है कि वो पूरे के पूरे गंजे हो जाते हैं, पूरा उनका सर जो है वो खाली हो जाता है। ख़वातीन में भी कहीं ना कहीं होता है, ये आगे से यहाँ से उनका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, पीछे से भी हमने देखा है कि बहुत सी ख़वातीन का हो रहा है। दोनों में मुख्तलिफ वजूहात होती हैं हेयर फॉल की, या एक ही होती हैं, और दोनों का इलाज क्या हो सकता है? जैसे मैंने बताया कि हमारी तिब की अपनी पैरामीटर्स हैं ना, इसी तरह ये बाल जो जैसे कि अब जो मॉडर्न थ्योरी हमें क्या कह रही है कि यहाँ पर DHT हार्मोन जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ये नहीं, आपका जो मेल हार्मोन मर्दों में तो होता ही है, फीमेल के अंदर भी होते हैं, और इसकी वजह से DHT हार्मोन बढ़ता है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि आपके बालों का जो ग्रोइंग फेज होता है अभी वो कंप्लीट नहीं होता, कि आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तिब ये कहता है कि DHT बढ़ता क्यों है। दरअसल तिब के मुताबिक जब आपके खून के अंदर, आपकी जल्द के अंदर सर्दी और खुश्की बढ़ जाती है तो आपके ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, आपके बालों को प्रॉपर पर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से आपके बाल जो होते हैं वो ड्राई भी होते हैं, उसके बाद ग्रोथ ना होने के बाद टूटते भी हैं, वो गंजपन उसमें नहीं आएगा, वो टूटना शुरू हो जाएंगे। अगर तब भी आप इसके इलाज नहीं कि वो बेबी हेयर तो रहेंगे, फिर उसके बाद वैसे ख़त्म भी हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कोई हार्मोन्स को बैलेंस करना, यानी उसके DHT हार्मोन्स को नॉर्मल पे ले आना, या जिनका बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब लेवल बढ़ चुके उसको नॉर्मल लाना, तो फिर हमारे पास उसकी हर्ब्स ऐसी मौजूद हैं जिनको अगर हम खाने के लिए दें तो ये हार्मोन्स जो उनकी ओवर ग्रोथ हो रहा है वो नॉर्मल पे आ जाएगा, एज अ DHT आपका नॉर्मल चले जाएगा, प्लस आपके ब्लड वेसल्स उन हार्मोन्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो भी नॉर्मल पे आ जाते हैं। और उसके पास हमारे बड़ा सादा सा नुस्खा एक है, हम इसमें लेते हैं अजवाइन देसी, ओके, उसके बाद तेज़पात लेते हैं और राई असली लेते हैं। सपोज अगर 10-10 ग्राम है और उसमें 30 ग्राम हम कहते हैं गंधक आंवला सा, ये एडिबल फॉर्म में होती है, और ये उन्हीं लोगों को फ़ायदा देते हैं जिनके मिजाज में खुश्की सर्दी ज़्यादा होती है, और सर्दी खुश्की से ही चीज़ें कांटेक्ट किया करते हैं, ये उनको कभी नुकसान नहीं देता, ये हमेशा हमारा सदियों से इस्तेमाल में चीज़ है, उनको फ़ायदा देती है। 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर के इनको सुबह पे शाम दिया जाए तो उनके हार्मोन DHT को नॉर्मल करता है। और लगाने के लिए सादा सी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। तारा मीरा आपने लिया है वो 20 ग्राम उसका ऑयल, ठीक है, और उसके अंदर 80 ग्राम उसके अंदर आपने सिंपल जो है वो आप सादा तेल आम डाल सकते हैं, कोई सरसों का डाल लें, सरसों का तेल डाल, इतना काफी, कोई भी है, ये 2 चीजें मिला लें, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये ब्लड वेसल्स को एक तो ये करेगा डायलेट करेगा, प्लस उसके खुश्की और सिकरी जो छोटे छोटे वहाँ पे सिक्कर से बन जाते हैं और स्किन बिल्कुल ब्लैक हो रही होती है उसको क्लियर करेगा। और इस तरह आपके बाल जो टूट रहे थे, जो खुश्क हो रहे थे, जो रफ एंड टफ हो रहे थे, वो सारे के सारे नॉर्मली ग्रो करने शुरू होंगे और आपके बाल सिल्की भी हो जाते हैं। और आपके बालों का जो पैटर्न, जैसे मेल पैटर्न जो फीमेल है, दोनों में आता है, लेकिन फीमेल भी होता तो है, लेकिन चूंकि उनके बाल लंबे होते हैं इसलिए वो ज़्यादा नज़र नहीं आते, लेकिन मेल का वो W बन रहा होता है, इस तरह मेल जो पैटर्न बनता है वो इस बेसिकली हार्मोन्स की वजह से बनता है। अच्छा डॉक्टर वर्दा, आप मुझे ये बताइए कि ट्रांसप्लांट अगर हो जाता है एक शख्स का, तो उसके बाद उसकी केयर करनी चाहिए, या उसके बाद कोई PRP या ऐसा कोई प्रोसीजर होता है जो करवाना चाहिए, या उसके बाद अब आराम से इजीली वो नॉर्मली अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, उसको कुछ नहीं करवाना? नहीं, देखिए ट्रांसप्लांट को आगे चलाने के लिए, लंबा अर्सा तक रखने के लिए कि अच्छे आपके बाल जो आ रहे हैं वो उनकी स्ट्रेंथ बेहतर हो, उसके लिए आपको डेफिनेटली प्रोसीजर्स ज़्यादा ऐड करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम मल्टीविटामिन्स ऐड करते हैं, गिव यू अ प्रॉपर चार्टिंग कि आपने ये वाले मल्टीविटामिन्स जो हैं वो इस टाइम पे यूज़ करनी है, तो वो साथ चलेंगे। उसके साथ फिर अगेन उसको मज़ीद स्ट्रेंथन, क्योंकि जो बाल लगाए जाते हैं वो बड़े नाजुक होता है उस टाइम पर, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बाद में PRP के सेशंस भी ऐड किए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट अगेन,
कि उसको कितने रिक्वायर्ड हैं, उतने PRP के सेशंस ऐड किए जाएंगे, बूस्टर्स ऐड किए जाएंगे। लगाने के लिए कुछ ऐसे सीरम्स दिए जाते हैं जो उस हेयर को स्ट्रेंथन कर सकें ताकि वो अच्छे से ग्रो करे। वहाँ पे फॉलिकल को नई जगह पर लगाए। अगेन ऐसे ही जैसे प्लांट को एक जगह से उतार के आप किसी और जगह, तो उसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है वहाँ पे जब आप उसको नई जगह पर लगाते हैं। तो इसी तरह जब उसको हम नई जगह पर लगाएंगे तो उसको हमें प्रॉपर एनवायरनमेंट देना पड़ता है फॉर अ टाइम वहाँ पे, ताकि अच्छे से फॉलिकल ग्रो करे और एक स्ट्रेंथन्ड हेयर वहाँ से निकल। ठीक है। अच्छा, लास्टली मुझे ये बता दें कि आजकल रोजमेरी ऑयल और रोजमेरी सीरम का और रोजमेरी स्प्रे का बहुत ज़्यादा बात की जा रही है ग्रोथ के लिए। जी। ये ठीक है, बेनिफिशियल है? डेफिनेटली इस पे कुछ रिसर्चेस हमारे पास आ चुकी हैं जो कहती हैं कि रोजमेरी इट्स अ रिसर्च प्रोडक्ट। ऐसे नहीं है कि रोजमेरी के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हेयर स्ट्रेंथनिंग के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। सो इट्स अ रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट। तो रोजमेरी प्रोडक्ट्स जितनी भी मार्केट में अवेलेबल है उसका यूज किया जा सकता है, मतलब यूज किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंसी होना बहुत गलत चीज़ है कि आप सिर्फ उसका इस्तेमाल करें और बाकी अपनी डाइट का और बाकी चीज़ों का ख्याल ना रखें, तो वो फिर आपकी नेग्लिजेंसी जो है ना वो देखी जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर वर्दा मौजूद थी, प्रोफेसर इसहाक सुल्तान हकीम साहब ने हमें ज्वाइन किया था। बालों के हवाले से हम बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप दोनों आए और इसके ऊपर बात की। जनाब, किसी भी कारोबार या स्टार्टअप को कामयाबी से शुरू करने के लिए सिर्फ बिजनेस आइडियाज़ काफ़ी नहीं होते हैं, बल्कि कानूनी पहलुओं की एक तो दुरुस्त समझ होनी चाहिए और दूसरा अमल दरामद बड़ा ज़रूरी है, ताकि कारोबार जो है वो कानूनी मसाइल से ना फंसे और तरक्की की राह पर हमवार हो। अब इसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन, मुआहिदे करना, फिर इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है उसके हवाले से पता होना, टैक्स कवानीन का आपको आगाह होना और दीगर कारोबारी कवानीन इसमें शामिल होते हैं। अब इब्तदाई दिनों में सही कानूनी इक़दामात कारोबार को महफूज और पायदार बनाते हैं। तो आज के शो में अहम कारोबार और जो स्टार्टअप से मुतल्लिक चीज़ें हैं, कानूनी पहलू हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता कोई आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है कारोबार के अंदर, स्टार्टअप के अंदर, कोई आपके पैसे लेके भाग जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो उसके हवाले से कानूनी क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऑप्ट किया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए एडवोकेट अली खलील ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून है, उनसे बात करते हैं। अली, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र, आप खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अली, क्योंकि आजकल कारोबार बहुत ज़्यादा बिजनेस लोग चाह रहे हैं कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, स्टार्टअप्स अपने स्टार्ट करें, तो उसके लिए सिर्फ बिजनेस आइडिया होना काफ़ी नहीं है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कानून भी हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर स्टार्टअप शुरू करना है तो सबसे पहले किन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कानूनी तौर पर? अच्छा, देखिए कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है, हाँ जी, उसके पैदा होने के फौरी बाद उससे पहले हम उसका नाम सोच लेते हैं, देन हम उसको यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड करवाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि कल को ये एक शहरी होगा और इस पर कुछ फ़राइज़ आएंगे, कुछ हकूक़ आएंगे। सेम इसी तरह जो बिजनेस होता है उसके भी कुछ हकूक होते हैं और कुछ उसके फ्राइज होते हैं। वो भी आपका बच्चा ही है, सेल्फ एंटिटी होता है, ठीक है। और जो लॉ कहता है वो कहता है कि बिजनेस को आपने एज अ सेल्फ एंटिटी ही डील करना है। खास तौर पे जब से दुनिया में कंपनीज रजिस्ट्रेशन का जो रवाज आया या एक ट्रेंड आया, उसके पीछे मंतक ही ये थी कि बिजनेस को एज अ कंपनी रजिस्टर्ड करवा लिया जाए ताकि उसके हकूक और उसके फ्राइज इकट्ठे चल सके, वो क्लेम कर सके, ना कि सेकेंडली ये कि उसकी लायबिलिटी जो है वो ओनर की लायबिलिटी से सेपरेट हो जाए। अब अगर हम कंपनीज की तरफ नहीं भी जाते, एक आम आदमी जो कि छोटे लेवल का कारोबार शुरू करने जा रहा है, ओब्वियसली उसके पीछे उसकी आइडिया होगा, कुछ वर्किंग होगी, उसे कुछ क्वालिटीज होगी और कुछ वो स्पेशल एसेट डिलीवर करना चाह रहा होगा जो कि उसकी पहचान हो। अब वो जब तक इसको रजिस्टर करवाने पे नहीं आएगा और इसको रजिस्टर नहीं करवाएगा, वो कल को कैसे ये इस बात को क्लेम कर सकता है कि बिजनेस आइडिया मेरा है, ये बिजनेस मेरा है और ये मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहला जो मकसद होता है कि आपका नाम कोई चोरी ना कर सके, आपकी क्वालिटी, उसकी जो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल उसकी सिनेरियो है, उसकी रजिस्ट्रेशन है, देन उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, वो आपके नाम के ऊपर इस तरह से रजिस्टर्ड हो कि आप कल को बांगे दोहल कोर्ट में जाकर अपना क्लेम कर सकेंगे मेरे साथ या मेरे बिजनेस के साथ ये ज्यादती हो गई है। अच्छा, मतलब ये जो भी छोटे से छोटा स्टार्टअप भी या बिजनेस अगर कोई स्टार्ट कर रहा है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। इसका फायदा क्या है वो भी बता दें, बिकॉज मतलब अगर हमने कोई दुकान खोलनी है किसी चीज़ की, चले बेकरी की दुकान खोलनी है या फिर हमने कोई स्टिचिंग वाला यूनिट हमने खोलना है, दर्जी की दुकान है या फिर हमने कोई कपड़ों की दुकान खोलनी है छोटे लेवल पर, ये सारी चीज़ों के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है?
हर कारोबार के लिए, चाहे वो छोटे से छोटा कारोबार हो, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। और मैं कहता हूं कि आपको गवर्नमेंट इस पर ना भी एनफोर्स कर रही हो, आपको खुद भी करवानी चाहिए। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल बात करी टेलर की बात करी। अब एक टेलर है, अगर तो उसकी टेलरिंग जो है वाकई ऐसे प्रेसिडेंट सेट कर रही है, दूसरों को पसंद आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। अब कल को 2-4 साल के बाद बिल फर्ज के लिए वो अपना एक नाम रखता है और उसको देन वो रजिस्टर करवाता है, और उसके साथ ही एक और आदमी सेम नेम रजिस्टर करवा के बैठ जाता है। लाहौर में, पाकिस्तान में बहुत से टेलर्स ऐसे हैं, बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं जो अपनी खास पहचान रखते हैं। उनके उस नाम की वजह से उनके और दूसरे बिजनेस के रेट में एक फर्क है। अब अगर वो हर शख्स उनका नाम यूज करना शुरू कर देगा, इसी तरह का आप किसी फूड स्टॉल को देखते हैं, उसकी खास रेसिपी है, एक उसका खास टेस्ट है, अगर वो उसको टाइमली रजिस्टर नहीं करवाएगा तो देखो कई लोग उसको रजिस्टर करवा चुके होंगे। पाकिस्तान में स्वीट्स के नाम पर, देन कढ़ाइयों के नाम पर, देन बाज़ क्लॉथ्स के नाम पर, फिर इवन हम छोटी छोटी बात दही बल्ले के नाम पर, फ्रूट चाट के नाम पर। अब लाहौर में देखें या पंजाब में, पाकिस्तान में, तो एक फेमस होता है कि यार हमने फ्रूट चाट खानी है, वहां से लेकर आएंगे, दही बल्ले खाना वहां से ले, हम आइसक्रीम लेनी है तो ये फेमस ब्रांड है, ये फलां फलां ये फेमस ब्रांड है, उसके पास जा रहे हैं। अब अगर उसने अपने नाम को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया, फिर तो कोई भी थर्ड पर्सन आएगा, वो आके उसी नेम से दुकान खोलेगा, और उसका जो मेन जो असल ओनर था, जिसकी वो पहचान थी, वो अपना कारोबार बंद करवा के बैठ जाएगा। नंबर 1 पे। नंबर 2 पे ये भी हो सकता है कि सेकंड पर्सन को ऐसी इलीगल एक्टिविटी करे जिसका इफेक्ट इसके ऊपर भी आ जाए, लोग उसको बायकॉट करते करते इसको भी बायकॉट करना स्टार्ट कर दें। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखवाने के लिए, सेकेंडली अपने आप को लीगली सेव करने के लिए जरूरी है कि अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाएं। सही है कि अपना नाम, अपना ट्रेडमार्क जो है उसको रजिस्ट्रेशन कराने के ये फायदे हो सकते हैं। वो बेशक छोटे से छोटा कारोबार ही क्यों ना आप स्टार्ट कर रहे हो, आइडिया तो आपका है, नाम तो आपका है, तो वो आपके नाम से ही रजिस्टर होना चाहिए। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं कि बहुत सारे जो कारोबार हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो पार्टनरशिप के ऊपर भी स्टार्ट होते हैं। पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज हैं, इनमें क्या फ़र्क है और कौन सा बेहतर ऑप्शन है जिसको ऑप्ट करना चाहिए अगर किसी ने कारोबार या स्टार्टअप की तरफ जाना है तो? अच्छा, देखिए कि कंपनी के और कारोबार पार्टनरशिप में एक बड़ा मेजर डिफरेंस पहला तो ये है कि इनके रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स अलग अलग हैं। कंपनी जो होगी SCCP के तहत जाकर रजिस्टर्ड हो रही होगी, उसके ऊपर एक खास लॉ है जो हमारे यहाँ कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2017 है, ये इसका लागू इस पे इनकलाब होता है। सेकेंडली अब देखिए कि अगर आप समझते हैं कि आपका कारोबार या आपका ख्वाब है कि अपने में कारोबार को नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक पहचान बनाऊं, अब नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर लोगों का जो बिलीव जाता है ऑन द फर्स्ट चांस, वो कंपनी पर जल्दी जाता है जी, एज कम्पेयर टू आम जो कॉमन बिजनेस। हाँ, कि ये प्राइवेट लिमिटेड है, यस, ये कंपनी है, लोग उस पर बिलीव ज्यादा करते हैं। सेकेंडली जो कंपनी होती है वो एक सेल्फ एंटिटी होती है, उसकी जो लायबिलिटीज हैं वो ओनर से सेपरेट एक हम उसको लेकर चलते हैं। देन लोगों का बिलीव होने के साथ साथ जो ब्रांड प्रमोशन है वो कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस की वैसे नहीं हो सकती जैसे कंपनी की हो सकती है। कंपनीज के भी तो 2 काइंड्स हैं, एक हम लेकर चलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और सेकंड वन इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो अपने शेयर्स आगे सेल कर सकते हैं। अब ये तो हो सकता है, हमने बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान में ऐसा देखते हैं कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज थी उसमें एक लिमिटेड शेयर होल्डर्स थे, देन वही कंपनी पब्लिक लिमिटेड में चलेगी, आज वो एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर अपने पहचान रखते हुए बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुके हैं, लोग उनके शेयर्स खरीदते हैं, लोग अपने करोड़ों अरबों रुपए उनके बिजनेस पे लगाने के लिए तैयार हैं। और याद रखिए जो लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो दरअसल किसी खास नाम के ऊपर नहीं लगा रहे होते हैं, पर्सन के नाम पे नहीं लगा रहे होते, दरअसल लोग बिलीव कर रहे होते हैं कंपनी के नाम के ऊपर। तो उसके बरक्स जो कारोबार को देखेंगे पार्टनरशिप बिजनेस को, एक तो उसका स्कोप लिमिटेड, देन उसकी जो अमाउंट्स वो लिमिटेड रह जाती हैं, एंड थर्ड वन इसके वो कभी भी उसके ग्रोइंग रेशियो वैसे नहीं हो सकती जैसे कि एक दुनिया में हम कंपनीज के देखते हैं। ठीक है। और अगर ये पार्टनरशिप अगर कारोबार करना है किसी ने, तो उसके लिए किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? कानूनी पहलू क्या होने चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होना चाहिए? मतलब मैं और एक और बंदा जो अगर बिजनेस कर रहे हैं दोनों मिलके, तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमें देखना चाहिए पहले? पाकिस्तान में तो वैसे मैं कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस को प्रेफर ही नहीं करता। चले कोई करना चाह रहा है तो फिर क्या करें? तो अगर कोई करना चाह रहा है उसके बावजूद भी पाकिस्तान में रहते हुए उसका दिल कह रहा है कि पार्टनरशिप बिजनेस कर लूं, और मैं एक दफ़ा फंस जाऊं। तो जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा गलत करते हैं, जो कि इस्लाम ने हमें आज से 1400 साल पहले बताई, लॉ ने हमें आप बताई, वो ये है कि उसको लिख लें। उसको लिख लेने के बाद उसके ऊपर गवाहान ले आएं। ठीक है। देन
एक बड़ी खूबसूरत बात जो हमारे यहाँ डिस्कस नहीं की जाती, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप किसी कारोबार, किसी पार्टनरशिप को लिखने जा रहे होते हैं, सबसे पहले उसमें ये लिखिए कि हमने अगर इसको कल को ख़त्म करना है तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे इसको ख़त्म करेंगे। हमारे यहाँ जो मसाइल आते हैं, हम लोग कभी भी कारोबार करते हुए इतने आपस में फ्रेंडली होते हैं, हम कभी सोचते भी नहीं कारोबार कभी खत्म हम तो ज़बानी कलामी कर लेते हैं हर चीज़। पहले तो उसको लिखने पर ही नहीं आते, बिलीव कर जाते हैं लोग, अपने लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ बिलीव के नाम पर दूसरों को दे देते हैं। यही वजह कि आपके यहाँ 406 के 409F के मल्टीपल क्रिमिनल सिविल लिटिगेशन हमारे यहाँ कोर्ट्स बड़ी पड़ी हैं और केस लगते हैं कि बारी ने, फिर वो कहते हैं जी पाकिस्तान में गया पैसा किसका वापस आता है। और उसके बैक पे देखें तो हमारी कमजोरी अपनी, हमने कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपर्ली नहीं लिखा। सेकेंडली, हम लोग आमतौर पे कॉन्ट्रैक्ट को किसी प्रोफेशनल से नहीं लिखवाते। अब देखेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट जो लॉयर लिख सकता है या जो एक्सपर्ट लिख सकता है, वो कभी भी लेमैन वैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिख सकता। अब जब एक्सपर्ट एक कॉन्ट्रैक्ट को लिख रहा होता है, वो बहुत आगे जाकर लिख रहा होता है, कल को मामला लिटिगेशन तक जाते हैं तो हमने अपने केस को स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है, लेमैन वैसे नहीं समझ पाता। तो पहले तो मैं कहता हूँ जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट लिखवाएं, कोशिश करें कि उसको किसी एक्सपर्ट से लिखवाएं, एडवाइजर से, यस, खुद से उस पर लिखने की कोशिश ना करें। नंबर 2 पे उस पे जो सिनेरियोज है कभी भी हाइड ना करें। हम कॉन्ट्रैक्ट लिखते हुए कुछ बातें बता जाते हैं, कुछ कहते हैं कि ये तो बड़ा माइनर सा पॉइंट है, इसको छोड़ देते हैं, बताते नहीं है। माइनर से माइनर इन्वेस्टमेंट, माइनर से माइनर पॉइंट आपका कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन होना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड वन इज कि आप उसमें लाजमन मेंशन करिए, लीगली रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं बहुत से केसेस को मद्देनजर रखते हुए कह रहा हूँ, आप उसमें लाजमन मेंशन करें कि जब आपने इसको खत्म करना है तो किन बेसिस के ऊपर करना है। तो ये आज का हमारा सेगमेंट था कि अगर कोई भी स्टार्टअप या कोई भी कारोबार आप शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या लॉज एंड लीगल प्रोसीजर्स हो सकते हैं। अली खलील हमारे साथ मौजूद है। अली, थैंक यू सो मच कि आप आए। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ दीन इस्लाम के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारा इस्लाम में निकाह एक मुक़द्दस इबादत और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसका मकसद है इंसान की फ़ितरी ख्वाहिशात को पाकीज़ा और हलाल तरीके से पूरा करना और एक मज़बूत ख़ानदानी निज़ाम कायम करना है। कुरान मजीद निकाह को सुकून क़ल्ब, मोहब्बत और रहमत का ज़रिया करार देता है। निकाह इंसान को बेहयाई, गुनाह और अखलाकी बिगाड़ से बचाता है और ईमान की तकमील का सबब भी बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह में आसानी और सादगी पर ख़ास ज़ोर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज के दौर में जहेज़, फजूल रसूमात और गैर ज़रूरी मुतालबात ने निकाह जैसे अफजल काम को भी मुश्किल बना दिया है और जिसके नतीजे में नौजवान गुनाहों की तरफ ज़्यादा माइल हो रहे हैं। तो आज हम इसी मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि इस्लाम में निकाह को इबादत क्यों करार दिया गया है और मज़ीद इसमें क्या क्या नुकात शामिल हैं। तो इस पर बात करने के लिए मुफ्ती बहराम शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। बहराम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। बहराम साहब, आज हम निकाह के हवाले से बात करने जा रहे हैं। इस्लाम ने निकाह को इबादत करार दिया है, क्यों इबादत करार दिया है, ज़रा ये सबसे पहले हमें बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। इंसान की तख्लीक का मकसद ही इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मैंने जिन और इंसान को पैदा ही इबादत के लिए किया। इबादत का माना है बंदगी। बंदगी है माबूद हकीकी अल्लाह की। हम अक्सर इस गलत फहमी का शिकार हैं कि नमाज़ पढ़ ली तो सिर्फ़ यही इबादत है, एक महीने के रोज़े रख लिए, साल बाद ज़कात दे दी, ज़िंदगी में एक दफ़ा हज कर लिया, ये इबादत है। महज ऐसा नहीं है। इंसान की सारी ज़िंदगी बनाई ही इबादत के लिए, हत्ता कि उसका उठना, बैठना, सोना, जागना, ओढ़ना, बिछोना सब ही इबादत होना चाहिए। अब वो कैसे? इबादत का मतलब ये है कि इंसान हर काम में ये देखे अल्लाह ने किस तरह करने का हुक्म दिया, किन चीज़ों को अपनाना है, किन चीज़ों को तर्क करना है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेगा तो इंसान की ज़िंदगी इबादत में गुज़र होगी और इंसान को ये ज़िंदगी देखकर आज़माया जा रहा है। सूरह मुल्क की इब्तिदाई आयत यही बता रही, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला,
कि अल्लाह ने मौत और हयात पैदा ही इसलिए किए कि देखे तुम में से अच्छे काम कौन करता है। और इबादत का सिर्फ ताल्लुक़ अल्लाह के साथ नहीं है, अल्लाह के बंदों के साथ भी है। इंसान अपनी इस माशरती ज़िंदगी के अंदर अगर परसेंटेज देखी जाए तो उसका ज़्यादा वक्त इंसानों के बंदों के साथ गुजरता है। ऐसे यानी कि अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हुकूकुल्लाह से ज़्यादा हुकूकुल इबाद पे ज़ोर इसीलिए दिया गया। और हुकूकुल इबाद में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है वो ये इंसान का निकाह का रिश्ता, जो मियाँ बीवी का रिश्ता है। हत्ता के इससे बढ़कर क्या बात होगी, नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने अहले खाना में बेहतर है। अच्छा, मर्द है तो औरत के लिए, औरत है तो मर्द के लिए। मर्द मुआशरे में या अल्लाह के यहाँ बेहतर तब होगा जब वो औरत की नज़र में बेहतर है। औरत मुआशरे में या अल्लाह के यहाँ बेहतर तब होगी जब वो अपने मर्द की नज़र में बेहतर है। तो बुनियाद ही इस चीज़ को बनाया जा रहा है कि ये एक दूसरे के लिए बेहतर है। और देखिए ना कितना मुक़द्दस ये रिश्ता और कितना मोहतरम कि निकाह के बाद ख़ुसूसन अगर औरत की बात करें तो उसके लिए मर्द सबसे तरजीह पा जाता है। वो कैसे कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहा है अगर किसी को सजदा जायज़ होता तो मैं औरत को कहता कि वो अपने खामद को सजदा करे। किस लिए सजदा करे कि उसने अपनी ज़िंदगी जो है सुबह से शाम तक जो अपना आप काट कर दे रहा है वो किसके लिए दे रहा है, वो जाहिर है अपनी औरत को दे रहा है, अपनी बीवी के लिए कर रहा है, बच्चों के लिए कर रहा है। वो किस लिए कर रहा है, सिर्फ उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। कुरान पाक का अगर अंदाज़ देखें मुख्तलिफ़ जगहों पर निकाह के हवाले से, रिश्ते के हवाले से बयानात आए हैं। और चूँकि अल्लाह का हुक्म है और इसको करेंगे तो इबादत है और उस तरह करना है जिस तरह हुक्म आया है। उसके देखा जाए ना कुरान में निकाह क्या है जी, सबसे पहले निकाह को देखें क्या है जी। दो गवाहों की मौजूदगी में, ठीक है, गवाह मर्द हैं या एक मर्द और दो औरतें, इनकी मौजूदगी में इजाबो कबूल के जो मखसूस अल्फाज हैं, ठीक है, इससे निकाह होता है। और निकाह से क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे के अब करीबी साथी बन गए हैं, शरीक हयात हो गए हैं। अब उन्होंने एक हलाल ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया, उन्हें एक दूसरे पर हक हासिल हो गया, वो एक दूसरे का लिबास बन गए। कुरान ने लिबास कहा और ये बेहतरीन लफ्ज़ है एक दूसरे को बयान करने के लिए, ये उसका लिबास है, वो इसका लिबास है। कुरान ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया। अच्छा, फिर कुरान ने एक चीज़ पर ज़ोर दिया, वातुन्निसा सदुक़ातिहिन्ना निहला, कि औरतों को इनके हक महर खुश दिली से देने हैं। आज इस दौर में फ़ोटोग्राफ़र को भी लाखों दे दिए, बैंड वाले को भी लाखों दे दिए। बात जहाँ आ गई हक महर की, जो शरी है वो लिख लो, ठीक है जी। अब शरी हक महर अगर बयान किया जाए ना तो लोग उसे सुन ही नहीं सकते। अच्छा, वो कैसे जी? शरी हक महर में कम अज़ कम की मिकदार है, मैक्सिमम की नहीं। सही है। ये औरत की खूबियों पर और मर्द की इनकम के साथ इसका ताल्लुक है और ये औरत की डिमांड पे भी इसका ताल्लुक है, दोनों जिस पे राज़ी हो जाएं और इसे खुश दिली से अदा किया जाए। चलें मिसाल के तौर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक महर देखें। आपने तमाम अज़वाज को 500 दिरहम दिए। दिरहम चांदी का होता है, उसका अगर वज़न करें इस दौर में तो 1500 ग्राम चांदी बनती है जी, ठीक है, 1500 ग्राम चांदी बनती है। तो शरीया अकमैर वाले फिर इस सुन्नत को जिंदा करें ना, इस चीज़ को भी देखें। हाँ जी, जिसके बगैर निकाह नहीं, वो निकाह की रस्म है। निकाह के बगैर बारात का क्या मकसद? लेकिन निकाह खां को फ़ोन किया जाता है जी, फार्म पहले से फिल करके रखें ताकि वक्त बचे, टाइम नहीं है हमारे पास। निकाह वाले दिन ही निकाह के लिए टाइम नहीं है। इसका मतलब क्या कि हमने जो इबादात हैं उसके अंदर इतनी गैर ज़रूरी चीज़ें हम ले आए हैं। अगर शरी लिहाज से देखा जाए ना और इसको हक़ाइक़ की नज़र में और इंसान किसी की तरफदारी ना करे तो बात करे, वो ये है कि शादी के मौके पे अगर देखा जाए तो उसूली तौर पे शरअन लड़की या उसके घर वालों का ख़र्चा ज़ीरो है जी, ज़ीरो है शरी तौर पे। ये शरीयत आदमी जो बारात लेके जा रहा है, ठीक है, वो जाए वहाँ से दुल्हन रुखसत करके लाए, उसके खाने का एहतमाम मर्द की जिम्मेदारी ये और हाँ जी, निकाह के खाने की जिम्मेदारी उसकी मर्द की है, क्योंकि मेहमान उसके जा रहे हैं ना। सही है। और वलीमे का एहतमाम, यही वजह है कि मुआशरे में बुराई आम है और बुराई आसान हो गई है
और निकाह जैसा हलाल तैयब पाकीज़ा रिश्ता जो है वो मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। समझ नहीं रहे ना। अच्छा हमने समझ लिया, हमारा तो यहाँ पे ये दौर हो गया है ना कि हमने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया मुफ्ती साहब कि जब तक दोनों तरफ से, मैं सिर्फ एक साइड की बात नहीं कि दोनों तरफ से, कि जब तक माली मामलात बेहतर नहीं होंगे, हम ये कहते हैं कि जब माली मामलात लड़के के भी नहीं है लड़की वालों के भी नहीं है, तो जब बेहतर होंगे तब हम शादी की तरफ जाएंगे या निकाह की तरफ जाएंगे। इन चीज़ों को माली मामलात को ख़ासतौर पर पहले हम रखते हैं। अब देखिए ना, कई रिश्ते इस वजह से टूट जाते हैं कि मेरी मर्ज़ी की जगह से मुझे लिबास नहीं दिलाया गया। हाँ ठीक है, और वो एक लगव चीज़ है। अगर किसी को अल्लाह ने वसाइल दिए हैं वो इख्तियार करे, लेकिन इख्तियार करने का मकसद ये नहीं है कि वो शादी, क्योंकि जिसकी शादी है ना उसके बाद उस शादी में आने वाले कई बच्चों की भी शादियाँ होंगी, कई बच्चियों की भी शादियाँ होंगी। बिल्कुल। अब उनके लिए वो स्टैंडर्ड अगर बन गया तो उनका स्टैंडर्ड वो पूरा कौन करेगा? देखिए ना, इंसान अगर इस तरह के मामलत करेगा तो जाहिर है कि हर एक के दिल में वो अरमान आ रहा है, वो ख्वाहिशें आ रही हैं कि हम भी ऐसा करें। वो महज एक दिखलावा, एक रस्म बन गया। और निकाह की रस्में तो बड़ी मुख्तसर सी हैं। निकाह है, उसके बाद रुखसती जिसको कहते हैं, और उसके बाद वलीमा। अब देख लें एक महीना निकाह के प्रोग्राम ही ख़त्म नहीं हो रहे। और देखें उसमें चलें जिसके पास पैसे हैं उसने तो अरेंज कर लिया, वो एक लम्हे के लिए सोचें जो आने वाले हैं वो रोज़ कैसे आते होंगे, वो रोज़ कपड़े कहाँ से ला रहे होंगे, क्या चीज़ें, इनको समझें। इस दौर में हमने निकाह को समझ एक दिखलावे की हद तक रख दिया, या फिर निकाह को एक जिस्मानी तस्कीन का ज़रिया समझा। हालांकि निकाह का सिर्फ मकसद जिस्मानी तस्कीन नहीं है, ज़हनी तस्कीन और एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद है। निकाह के ज़रिए एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद है। और इस पे मैं ये भी साथ अर्ज़ करता चलूँ, निकाह करने वाले जब तक इस चीज़ पे ही राज़ी नहीं है कि हमने मुआशरे को आगे लेके चलना है, तो वो निकाह किस लिए कर रहे हैं? मिसाल के तौर पे निकाह का एक मकसद है एक अच्छा मुआशरा तश्कील दिया जाए। अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए एक अच्छी नस्ल का आना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। अब निकाह ही इस शर्त पे हो जी 10 साल बच्चा नहीं होगा, तो इसका मतलब है वो निकाह के मकसद को समझे ही नहीं। ठीक है, कि निकाह तो कर लिया उन्होंने, वो एक जहन में सोच वही है कि एक जिस्मानी रिश्ता है फ़कत, इसके अलावा कुछ नहीं। इस चीज़ को समझना होगा। कुरान पाक का अंदाज़ देखे, अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने तुम्हारे में से तुम्हारी ज़ोजा को पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही हज़रत अम्मा हव्वा पैदा हुई थी, वो जिक्र अलग। लेकिन यहाँ आम हर एक को एड्रेस करते हुए फरमा रहा है अल्लाह कि तुम में से तुम्हारा अल्लाह ने पार्टनर पैदा किया। किस लिए पैदा किया? और पहले इंसान को बताया कि तुझे किस चीज़ से पैदा किया, उसकी तख्लीक के मराहिल बयान किए। फिर अल्लाह फरमा रहा है उसका जोड़ा बनाया, और जोड़ा बनाने का मकसद क्या है कि तुम उससे तस्कीन हासिल करो। अब यहाँ तस्कीन का मतलब सिर्फ जिस्मानी तस्कीन नहीं है, इसका एक बड़ा वसी मफहूम है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे इरशाद फरमा रहा है कि ये अल्लाह की एक बड़ी अज़मत और बड़ी कदर वाली चीज़ है कि उसने इस चीज़ को पैदा किया। और देखिए ना, निकाह के ज़रिए एक नया ख़ानदान और एक नया रिश्ता वजूद पकड़ता है जिसको ससुराली ख़ानदान कहते हैं। और कुरान में बाकायदा इसका भी जिक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह ने तुम्हें नसब भी दिया और ससुराल भी दिया। यानी कि जो इंसान के नसब की फजीलत है, नसब का मतलब किन का बेटा, इसके बच्चे कौन हैं, रिश्तेदार कौन हैं, तो वो सारी चीज़ें, उसका जो मुसाहरत है, जो ससुराली ख़ानदान है वो भी। और निकाह की वजह से जिस तरह नसब के महरमात होते हैं, जो महरम रिश्ते होते हैं, वो मुसाहरत की वजह से, निकाह की वजह से भी वो रिश्ते कायम हो जाते हैं, माँ का, बाप का, सास का, ससुर का। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि निकाह जो है ये दो लोगों के जुड़ने का नाम नहीं, ये दो ख़ानदानों को इस तरह जोड़ा जा रहा है कि एक तीसरा ख़ानदान जन्म ले रहा है, तीसरे ख़ानदान का ताल्लुक़ कायम। लेकिन इस दौर में देखें मुआशरे के अंदर निकाह करने के बाद दोनों एक दूसरे की फैमिलियों से ऐसे अलहदा होते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हुआ, कैद से छूटे हैं और अब आज़ाद हो गए हैं। वजह क्या है? प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो रही, सोचा नहीं जा रहा, समझा नहीं जा रहा, हर चीज़ सीख ली है, डिज़ाइनर्स बुलाए जा रहे हैं, लेकिन कभी कोई ये ज़हमत नहीं कर रहा कि हम पूछें हमारे हुकूक क्या हैं, फ़राइज़ क्या हैं। अक्सर लोग हुकूक और फ़राइज़ के मीनिंग ही नहीं समझते, उल्टा ही इसको उल्टा लेते हैं। और मामला क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ कंप्रोमाइज़ करना है, कहाँ नहीं करना, ये चीज़ें होंगी तो इबादत है। आप यूँ समझ लें ऐसे ही है, एक बंदा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाए और वो ये देखे ही ना कि 4 फ़र्ज़ हैं, इतनी सुन्नतें हैं, वो जाए और बस टाइम गुजारे और वहाँ ज़ोहर पढ़ने की बजाय इशा पढ़ के आ जाए और कहे जी मैंने इबादत की है।
उसका तो कोई यकीनन फायदा उसकी वो इबादत कबूल नहीं होगी। बंदगी तब ही कबूल होगी जब इताअत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। इसीलिए आपने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया कि निकाह मेरी सुन्नत है। निकाह में बरकत का एक माना साहिब औलाद होना भी होता है, और उसके लिए इंसान अच्छी नीयतें करेगा तो ही उसे बरकत मिलेगी। आसान लफ्ज़ों में खुश किस्मत वही होगा जो अपनी किस्मत पे खुश होगा। क्या बात है, बहुत ही खूब। इस्लाम में निकाह के हवाले से जो तालीमात थी उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। मुफ्ती बहराम शाहिद साहब ने आज हमें ज्वाइन किया था। बहराम साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज के तेज़ रफ्तार और मसरूफ़ दौर में बालों का गिरना तकरीबन हर उम्र के लोगों के लिए ना एक बहुत ही आम और तशवीशनाक मसला बनता जा रहा है। अब ये मसला ना सिर्फ मर्दों में बल्कि ख़वातीन में भी बढ़ रहा है। अब इसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। मार्केट में इस मसले का फ़ौरी हल तलाश करने के लिए कई प्रोडक्ट्स होते हैं, कई प्रोसीजर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। हेयर बूस्टर्स लगाए जा रहे हैं, इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, लेज़र थेरेपी कराई जा रही है, हेयर ट्रांसप्लांट तक कराया जा रहा है। अब ये तरीके जो हैं ये बालों को घना करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, सेहतमंद बनाने का वादा करते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ये वाकई फ़ायदेमंद है या ये सिर्फ वक्ती असर देने वाले हल हैं। तो आज के सेगमेंट में हम ना सिर्फ इन प्रोसीजर्स के फ़ायदों के हवाले से बल्कि इनके नुकसानात के हवाले से भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन से तरीके आपके लिए महफूज और मौसर हैं। और वो लोग जो कि इन प्रोसीजर्स की तरफ नहीं जाना जाते हैं, वो चाहते हैं कि हम घर में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, हम ऐसी रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें, हम हिकमत से फ़ायदा उठाएं ताकि हमारे बालों की जो सेहत है वो बेहतर हो। तो उनके लिए भी हमारे पास आज जो है वो गेस्ट मौजूद हैं। तो दो गेस्ट हैं हमारे पास स्टूडियोज़ में जिनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर वर्दा सजाद हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और उनसे बात करेंगे। डॉक्टर वर्दा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और साथ ही साथ प्रोफेसर इसहाक सुल्तान हकीम साहब ने भी हमें आज के इस शो में जो है ना वो ज्वाइन किया है। प्रोफेसर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले डॉक्टर वर्दा आप ही से स्टार्ट करती हूँ। आजकल बहुत सारे हेयर से रिलेटेड भी प्रोसीजर्स हमारे मार्केट में मिल रहे होते हैं। जी। किस तरह के प्रोसीजर्स हमें करवाने चाहिए, खासतौर पर अगर हमारा हेयर फॉल हो रहा है तो? हेयर फॉल की सबसे पहले हमने कॉज रूल आउट ठीक करनी है है कि क्या वजह है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। अगर फीमेल्स में है, मेल्स में है, हार्मोनल इश्यूज हैं, अंडरलाइंग विटामिन की डेफिशिएंसी चल रही है, जैसे विटामिन डी मैंने आपको पहले भी एक उसमें बताया था कि वो कम है, जो चीज़ें आयरन कम है, हम उनको रूल्स को जितनी भी कॉजेज हैं उसको रूल आउट करेंगे। उसके बाद हम जो है ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं और प्रोसीजर्स डिसाइड करते हैं। अगर तो प्रोसीजर्स आपने डायरेक्टली स्टार्ट करवा ली और आपको नहीं पता कि नीचे क्या चल रहा था, तो प्रोसीजर्स वोंट बी इफेक्टिव। और अगर आपने पहले कॉज को ख़त्म किया और फिर आप प्रोसीजर्स की तरफ गए तो प्रोसीजर्स बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। इसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स आ जाते हैं, जैसे आपने कहा हेयर बूस्टर्स हैं, PRP है, उसके बाद एक्सोसोम्स आ जाते हैं, उसके बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। हेयर बूस्टर्स, आज मैंने नई टर्मिनोलॉजी सुनी है, कुछ नया है ये? बिल्कुल ये नया है। हेयर बूस्टर्स जो हैं वो अगेन हम जो देखते हैं जिन चीज़ों की वजह से जो केमिकल्स हैं या फिर जो भी हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंट हैं या हेयर के अंदर डेफिशिएंट आ रहा है, उसको कंबाइन किया गया है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया है और उनको डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ताकि हेयर फॉलिकल बेहतर हो सके, हेयर की ग्रोथ अच्छी हो सके, हेयर स्ट्रेंथ बेहतर हो सके। तो उसके लिए हेयर बूस्टर्स हैं। और ये जो इंजेक्शंस हैं ये कुछ और है? नहीं, इट्स द सेम थिंग। हेयर बूस्टर्स को हम दो तरह से लगा सकते हैं, एक माइक्रो नीडलिंग के प्रोसेस के थ्रू लगा सकते हैं और एक डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास बहुत छोटी माइन्यूट नीडल्स आती हैं जिनके थ्रू हम हेयर स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इसके मल्टीपल सेशंस होते हैं। ये नहीं है कि एक सेशन आपने कराया तो इट विल बी इफेक्टिव। नो, आप इसको PRP के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं और सिंपल बूस्टर्स भी लगवा सकते हैं। सिंपल बूस्टर्स भी लगा सकते हैं जिससे आपका जो हेयर फॉल है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, बट उसके लिए आपको मल्टीपल सेशंस लेने पड़ेंगे। हम हकीम साहब की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं, बिकॉज अगर आप लोग नहीं जाना चाहते हैं डॉक्टर्स के पास, इस तरह के प्रोसीजर्स नहीं कराना चाहते हैं, तो आपने हिकमत से फ़ायदा किस तरह उठाना है वो हकीम साहब हमें बताएंगे। हकीम साहब, हिकमत में बालों के हवाले से रेमेडी
रेमेडीज़ हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने बालों की सेहत को मजबूत कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हिकमत के अंदर इसके बड़ी ही परफेक्ट किस्म की रेमेडीज़ हैं लेकिन इसमें होता ये है कि आपको फिर भी उस रूट काज की तरफ जाना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या बनी। चूँकि तिब के एक अपने पैरामीटर्स हैं, तशखीस के, उसकी डायग्नोसिस के अपने पैरामीटर्स होते हैं। और चूँकि हमारे पैरामीटर्स में क्या है कि हम अखलात को या रतूबात को बेस बनाते हैं। अगर किसी शख्स के जिसमें रतूबात की ज़्यादती है, यानी खिलते बलगम अगर बढ़ गया है, तो ऐसे लोगों में मिसाल मैं ये देता हूँ कि एक दरख्त है, उसके इर्द आपने पानी ही खड़ा कर दिया, हालांकि पानी उसके लिए ग्रोथ के लिए असेंशियल था, बट एक्स्ट्रा जब उसके अंदर हुआ तो क्या हुआ, उसकी रूट्स क्या होंगे, गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे। सेम इसी तरह अगर किसी शख्स का मिजाज बलगमी हो जाए, रतूबात की ज़्यादती हो जाए, तो उसकी वजह से उसके फोलिकल्स क्या होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे और ऐसे लोगों के बाल जो हैं वो बिल्कुल जड़ों से निकलना शुरू हो जाएंगे। ज़रा सा हाथ लगाएंगे बाल बाहर गिरेंगे। और साथ ये देखेंगे कि ऐसे लोगों के बाल बहुत जल्दी अर्ली एज के अंदर जो वो ग्रे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे लोगों के हमने क्या करना है, एक बड़ा सादा से हमारे पास रेमडीज़ होती हैं जो आप लोग अक्सर जानते हैं कि हमारे यहाँ हरड़, बेहड़ा, आंवला, जिसे हम 3 फल कहते हैं अपनी ज़ुबान में, अगर इनका पाउडर लेके, छिलका पाउडर लेके रात को 1 चम्मच पानी में भिगो के रख दिया जाए और सुबह खाली उसके पानी को निथार के पी लिया जाए, तो चंद हफ्तों के इस्तेमाल से जैसे ही रतूबात अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाती हैं, फोलिकल्स जो हैं वो आपके बड़े हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। और उसकी वजह से आपके बालों को जो न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, जो प्रोटीन मिलनी चाहिए और बाकी जो मिनरल्स और इस तरह के साल्ट्स मिलने चाहिए, वो आपको इन 3 फलों में मिल जाते हैं। और आपको बग़ैर कुछ लोकल एप्लीकेशन किए आपके बाल ना सिर्फ ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, बल्कि अर्ली एज के अंदर आपके बाल जो ग्रे हो चुके होते हैं, यानी अगर बिफोर 15 में आ रहे हैं, 20 में आ रहे हैं, 25 ईयर से पहले आपके बाल ग्रे, दे बिकम टू द नॉर्मल, और वो ग्रे उससे ग्रे से ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जो ये जो फल 3 है वो आपके खून के मेलानिन मादा को पैदा करते हैं, जो बेसिकली आपके बालों को एक कलर देते हैं। अच्छा, ये कौन से 3 फल आपने बताए, दोबारा से बता दें? हरड़, बेहड़ा और आंवला। ओके। इसे हमारी तिब की ज़बान में त्रिफला कहते हैं। त्रिफला, 3 फल। ठीक है। अगर इसको हम ये इनको तीनों को जो है उनके छिलका उतार लें और उनकी जो दरमियान में इनका सीड है या जिससे हम गुठली कहते हैं, फेंक दें। इसको प्रॉपर वजन में आप मोटा मोटा पाउडर करके रख लें। चावल वाला 1 चम्मच ये पाउडर 1 कप पानी में नीम गर्म पानी में भिगो दें। सुबह उस पानी को निथार के पी लें। आपको हर्ब्स लेने की जरूरत नहीं है। तो ये खिलते बलगम की ज़्यादती से जो आपके बाल ग्रे हो गए थे, आपके बाल जड़ों से निकल रहे थे, एनीमिया की वजह से आपके बाल जो गिर रहे थे, ये उन सब चीज़ों को पूरा कर देती है। इवन के ये मेलानिन मादे की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देती है। और हमने देखा कि वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी सिर्फ हरड़ जो है, हरीड़ जिसे हम कहते हैं, एक हरीड़ लेके रात को छिलका पानी में भिगोया और सुबह पी लिया, उनको 70-80 ईयर तक उनके बाल वाइट नहीं हुए। दे बिकम दे लिव यंग। और ऐसे ही जैसे कभी उनका 18-20 साल के लड़कों जैसे उनकी बाल हैं, ऐसे होते हैं। और फिर इसका आफ्टर इफेक्ट नहीं हो, आप इससे चाहे जितना मर्जी इस्तेमाल मतलब इसका नुकसान नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल जो है वो मजबूत हो जाते हैं और वो गिरेंगे नहीं। अच्छा डॉक्टर वर्दा, आपसे मैं बात करूंगी, अगर हेयर बूस्टर्स हम करवा रहे हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं, इंजेक्शंस PRP भी काम नहीं कर रही हैं, तो क्या वजह, अंडरलाइन कॉज क्या हो सकती है कि ये सारी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, और फिर उसके बाद हम कौन से ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं? अच्छा देखिए, PRP इसलिए नहीं काम करती, समटाइम्स एज, क्योंकि PRP जो है मोस्ट इफेक्टिव है बिटवीन द एज ऑफ 20 to 30 ईयर्स। उसके बाद जो हमारी बॉडी डेफिशिएंट जिन चीज़ों में होगी, डेफिनेटली हमारा ब्लड उन चीज़ों में डेफिशिएंट होगा। तो हमारा ब्लड ही जब दोबारा हमें लगाया जा रहा होता है PRP के अंदर, तो उसके अंदर वो चीज़ें डेफिशिएंट होंगी, तो डेफिनेटली वो इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी। इसलिए हमने हेयर बूस्टर्स इंट्रोड्यूस कराए कि वो जो डेफिशिएंट चीज़ें थी वो हम बूस्टर्स के अंदर कवर अप कर सकें। तो दोनों को कॉम्बिनेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। अगेन मैं कहूँगी कि कुछ सेशंस दिए जाते हैं, लाइक 3 to 4 सेशंस टू चेक द प्रॉपर रिजल्ट्स। अगर तो 3 to 4 सेशंस के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, उसका मतलब प्रोसीजर उस पेशेंट के लिए नहीं है। वी नीड टू अगेन रूल आउट द कॉज। अब अगर कॉज देखते हैं कि विटामिन डेफिशिएंट हैं या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, स्ट्रेस फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आजकल बहुत हेयर फॉल हो रहा है, शैम्पूज कुछ ऐसे यूज़ किए जा रहे हैं, केमिकल अब्यूज किया जाता है, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, हेयर डाइज की वजह से कभी कभी इतना रिएक्शन हो जाता है कि हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है।
तो उस सब को रूल आउट करने के बावजूद एवरीथिंग इज गोइंग गुड, फिर भी इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है, फिर इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं या फिर एक्सोसोम्स की तरफ। एक हम एक्सोसोम्स का ट्रायल देंगे क्योंकि वो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वेरी रिच इन अ बॉटल, वो आते हैं और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं। वी गिव द ट्रायल ऑफ एक्सोसोम्स, देन वी कैन गो फॉर द ट्रांसप्लांट। लेकिन ट्रांसप्लांट में भी ये है कि एक तो ट्रांसप्लांट की एज, आप 2 ट्रांसप्लांट्स करा सकते हैं इन योर होल लाइफ टाइम, नॉट मोर देन दैट। यूजुअली आप सिर्फ 2 करा सकते हैं क्योंकि आपने अपना डोनर एरिया देना है, और वो तो लोगों की कोशिश होती है कि वी शुड सेव द ट्रांसप्लांट फॉर द लेटर ईयर्स। और फिर ये कि ट्रांसप्लांट अल्टीमेट ट्रीटमेंट है, जहाँ जहाँ से आपको बाल चले गए हैं वहाँ पे वो दोबारा लगाए जा सकते हैं। अगेन, अगर आपने वो कॉज नहीं रूल आउट की जिसकी वजह से हेयर फॉल, वो ट्रांसप्लांट का भी फायदा नहीं है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जिंदगी में हम 2 दफा करवा सकते हैं और लोग इस ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं लेटर ऑन, लेटर ईयर में हम लोग इस चीज को कराएंगे, बट वो क्या फायदेमंद होता है या उससे पहले ही हमें करा लेना चाहिए और वो ज्यादा बेनिफिशियल है? डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट कि उनका कितना हेयर फॉल है और कितना अभी रिक्वायर्ड है। वो पेशेंट असेसमेंट पे सब कुछ डिपेंड करता है। कंसल्टेशंस के बाद हम उसको करते हैं डिसाइड कि किस प्रोसीजर की तरफ जाना है। लेकिन अब यंग एज में ट्रांसप्लांट्स लोग 25 के बाद, 30 से पहले, 30s में बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांट हो रहा है। डेफिनेटली इट्स बेटर टू सेव योर हेयर कि उससे पहले कि वो गिर जाए, उनको बचा लिया जाए। मगर हम किसी और के लेकर अभी तक आपको नहीं लगा सकते, ये ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है। तो आपके अपने ही बाल आपको दोबारा लगाने हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अभी अपने बाल बचाने पड़ेंगे दोबारा से लगाने के लिए। अच्छा हकीम साहब, मुझे बताइए कि मर्दों और ख़वातीन में दोनों में हेयर फॉल हो रहा होता है, लेकिन मर्द हजरात में ज़्यादा होता है। हमने देखा है कि वो पूरे के पूरे गंजे हो जाते हैं, पूरा उनका सर जो है वो खाली हो जाता है। ख़वातीन में भी कहीं ना कहीं होता है, ये आगे से यहाँ से उनका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, पीछे से भी हमने देखा है कि बहुत सी ख़वातीन का हो रहा है। दोनों में मुख्तलिफ वजूहात होती हैं हेयर फॉल की या एक ही होती हैं, और दोनों का इलाज क्या हो सकता है? जैसे मैंने बताया कि हमारी तिब की अपनी पैरामीटर्स हैं ना, इसी तरह ये बाल जो जैसे कि अब जो मॉडर्न थ्योरी हमें क्या कह रही है कि यहाँ पर DHT हार्मोन जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ये नहीं, आपका जो मेल हार्मोन्स मर्दों में तो होता ही है, फीमेल के अंदर भी होते हैं, और इसकी वजह से DHT हार्मोन्स बढ़ता है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि आपके बालों का जो ग्रोइंग फेज होता है अभी वो कंप्लीट नहीं होता कि आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तिब ये कहता है कि DHT बढ़ता क्यों है। दरअसल तिब के मुताबिक जब आपके खून के अंदर, आपकी जल्द के अंदर सर्दी और खुश्की बढ़ जाती है तो आपके ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, आपके बालों को प्रॉपर पर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से आपके बाल जो होते हैं वो ड्राई भी होते हैं, उसके बाद ग्रोथ ना होने के बाद टूटते भी हैं, वो गंजपन उसमें नहीं आएगा, वो टूटना शुरू हो जाएंगे। अगर तब भी आप इसके इलाज नहीं कि वो बेबी हेयर तो रहेंगे, फिर उसके बाद वैसे ख़त्म भी हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कोई हार्मोन्स को बैलेंस करना, यानी उसके DHT हार्मोन्स को नॉर्मल पे ले आना, या जिनका बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब लेवल बढ़ चुके उसको नॉर्मल लाना, तो फिर हमारे पास उसकी हर्ब्स ऐसी मौजूद हैं जिनको अगर हम खाने के लिए दें तो ये हार्मोन्स जो उनकी ओवर ग्रोथ हो रहा है वो नॉर्मल पे आ जाएगा, एज अ DHT आपका नॉर्मल चले जाएगा, प्लस आपके ब्लड वेसल्स उन हार्मोन्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो भी नॉर्मल पे आ जाते हैं। और उसके पास हमारे बड़ा सादा सा नुस्खा एक है, हम इसमें लेते हैं अजवाइन देसी, उसके बाद तेज़पात लेते हैं और राई असली लेते हैं। सपोज अगर 10-10 ग्राम है और उसमें 30 ग्राम हम कहते हैं गंधक आंवला सा, ये एडिबल फॉर्म में होती है और ये उन्हीं लोगों को फ़ायदा देते हैं जिनके मिजाज में खुश्की सर्दी ज़्यादा होती है, और सर्दी खुश्की से ही चीज़ें कांटेक्ट किया करते हैं, ये उनको कभी नुकसान नहीं देता, ये हमेशा हमारा सदियों से इस्तेमाल में चीज़ है, उनको फ़ायदा देती है। 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर के इनको सुबह पे शाम दिया जाए तो उनके हार्मोन के DHT को नॉर्मल करता है। और लगाने के लिए सादा सी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। तारा मीरा आपने लिया है वो 20 ग्राम उसका ऑयल, ठीक है, और उसके अंदर 80 ग्राम उसके अंदर आपने सिंपल जो है वो आप सादा तेल आम डाल सकते हैं, कोई सरसों का डालें, सरसों का तेल डालें, इतना काफी, कोई भी है, ये 2 चीजें मिला लें, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये ब्लड वेसल्स को एक तो ये करेगा डायलेट करेगा, प्लस उसके खुश्की और सिकरी जो छोटे छोटे वहाँ पे सिक्कर से बन जाते हैं और स्किन बिल्कुल ब्लैक हो रही होती है उसको क्लियर करेगा। और इस तरह आपके बाल जो टूट रहे थे, जो खुश्क हो रहे थे, जो रफ एंड टफ हो रहे, वो सारे के सारे नॉर्मली ग्रो करने शुरू होंगे और आपके बाल सिल्की भी हो जाते हैं। और आपके बालों का जो पैटर्न, जैसे मेल पैटर्न जो फीमेल है, दोनों में आता है, लेकिन फीमेल भी होता तो है, लेकिन चूंकि उनके बाल लंबे होते हैं इसलिए वो ज़्यादा नज़र नहीं आते।
लेकिन मेल का वो डब्ल्यू बन रहा होता है, इस तरह मेल जो पैटर्न बनता है वो इस बेसिकली हार्मोन्स की वजह से बनता है। Okay. लेकिन डीएचटी हार्मोन जिनका बढ़ता है उनके बेशक सार के बाल तो गिरते हैं, बाकी उनके बॉडी के जो बाल हैं वो ओवर ग्रो कर जाते हैं इसमें। ठीक है, तो वो ये जो रेमेडी है ये इसका यूज इस्तेमाल करें तो वो बात है वो लड़कियां जो अपने चेहरे पर और अपने बॉडी पर बालों से ज़्यादा आने की वजह से परेशान है और प्लस बाल सर के बाल गिरने की वजह से, तो ये उनके हार्मोन्स को रेगुलर करेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी उनकी फीमेल प्रॉब्लम्स हैं वो भी इस दवा के खाने से 100% ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आपका हार्मोनल जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम भी आपके बाल गिरना या ज़्यादा बाल आना बॉडी के ऊपर या फेस के ऊपर वो भी हल हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर वर्दा, आप मुझे ये बताइए कि ट्रांसप्लांट अगर हो जाता है एक शख्स का तो उसके बाद उसकी केयर करनी चाहिए या उसके बाद कोई पीआरपी या ऐसा कोई प्रोसीजर होता है जो करवाना चाहिए, या उसके बाद अब आराम से इजीली वो नॉर्मली अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, उसको कुछ नहीं करवाना? नहीं, देखें, ट्रांसप्लांट को आगे चलाने के लिए, लंबा अर्सा तक रखने के लिए कि अच्छे आपके बाल जो आ रहे हैं वो स्ट्रेंथ बेहतर हो, उसके लिए आपको डेफिनेटली प्रोसीजर साथ ऐड करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम मल्टीविटामिन्स ऐड करते हैं, गिव यू अ प्रॉपर चार्टिंग कि आपने ये वाले मल्टीविटामिन्स जो हैं वो इस टाइम पे यूज़ करनी है, तो वो साथ चलेंगे। उसके साथ फिर अगेन उसको मज़ीद स्ट्रेंथन, क्यों जो बाल लगाए जाते हैं वो बड़े नाजुक होता है उस टाइम पर, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बाद में पीआरपी के सेशंस भी ऐड किए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट अगेन कि उसको कितने रिक्वायर्ड हैं उतने पीआरपी के सेशंस ऐड किए जाएंगे, बूस्टर्स ऐड किए जाएंगे। लगाने के लिए कुछ ऐसे सीरम्स दिए जाते हैं जो उस हेयर को स्ट्रेंथन कर सकें ताकि वो अच्छे से ग्रो करे, वहाँ पे फॉलिकल को नई जगह पर लगाए। अगेन ऐसे ही जैसे प्लांट को एक जगह से उतार के आप किसी और जगह, तो उसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है वहाँ पे जब आप उसको नई जगह पर लगाते हैं। तो इसी तरह जब उसको हम नई जगह पर लगाएंगे तो उसको हमें प्रॉपर एनवायरनमेंट देना पड़ता है फॉर अ टाइम वहाँ पे, ताकि अच्छे से फॉलिकल ग्रो करे और एक स्ट्रेंथन्ड हेयर वहाँ से निकल। ठीक है। अच्छा, लास्टली मुझे ये बता दें कि आजकल रोजमेरी ऑयल और रोजमेरी सीरम का और रोजमेरी स्प्रे का बहुत ज़्यादा बात की जा रही है ग्रोथ के लिए, ये ठीक है, बेनिफिशियल है? डेफिनेटली इस पे कुछ रिसर्चेस हमारे पास आ चुकी हैं जो कहती हैं कि रोजमेरी इट्स अ रिसर्च प्रोडक्ट, ऐसे नहीं है कि रोजमेरी के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हेयर स्ट्रेंथनिंग के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। सो इट्स अ रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट। तो रोजमेरी प्रोडक्ट्स जितनी भी मार्केट में अवेलेबल हैं उसका यूज़ किया जा सकता है, मतलब यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंसी होना बहुत गलत चीज़ है कि आप सिर्फ उसका इस्तेमाल करें और बाकी अपनी डाइट का और बाकी चीज़ों का ख्याल ना रखें, तो वो फिर आपकी नेग्लिजेंसी जो है ना वो देखी जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर वर्दा मौजूद थी, प्रोफेसर इसहाक सुल्तान हकीम साहब ने हमें ज्वाइन किया था, बालों के हवाले से हम बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप दोनों आए और इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, किसी भी कारोबार या स्टार्टअप को कामयाबी से शुरू करने के लिए सिर्फ बिज़नेस आइडियाज़ काफ़ी नहीं होते हैं, बल्कि कानूनी पहलुओं की एक तो दुरुस्त समझ होनी चाहिए और दूसरा अमल दरामद बड़ा ज़रूरी है ताकि कारोबार जो है वो कानूनी मसाइल से ना फंसे और तरक्की की राह पर हमवार हो। अब इसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन, मुआहिदे करना, फिर इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है उसके हवाले से पता होना, टैक्स कवानीन का आपको आगाह होना और दीगर कारोबारी कवानीन इसमें शामिल होते हैं। अब इब्तदाई दिनों में सही कानूनी इक़दामात कारोबार को महफूज और पायदार बनाते हैं। तो आज के शो में अहम कारोबार और जो स्टार्टअप से मुतल्लिक चीज़ें हैं, कानूनी पहलू हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता कोई आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है कारोबार के अंदर, स्टार्टअप के अंदर, कोई आपके पैसे लेके भाग जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो उसके हवाले से कानूनी क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऑप्ट किया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए एडवोकेट अली खलील ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून है, उनसे बात करते हैं। अली, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र, आप खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अली, क्योंकि आजकल कारोबार बहुत ज़्यादा बिज़नेस लोग चाह रहे हैं कि हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, स्टार्टअप्स अपने स्टार्ट करें, तो उसके लिए सिर्फ बिज़नेस आइडिया होना काफ़ी नहीं है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कानून भी हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर स्टार्टअप शुरू करना है तो सबसे पहले किन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कानूनी तौर पर? अच्छा, देखिए कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है, हाँ जी,
उसके पैदा होने के फौरी बाद उससे पहले हम उसका नाम सोच लेते हैं, देन हम उसको यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड करवाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि कल को ये एक शहरी होगा और इस पे कुछ प्राइज आएंगे, कुछ हकूक आएंगे। सेम इसी तरह जो बिजनेस होता है उसके भी कुछ हकूक होते हैं और कुछ उसके प्राइज मतलब वो भी आपका बच्चा ही वो है। सेल्फ एंटिटी होता है, ठीक है। और जो लॉ कहता है वो कहता है कि बिजनेस को आपने एज अ सेल्फ एंटिटी ही डील करना है। खास तौर पे जब से दुनिया में कंपनीज रजिस्ट्रेशन का जो रिवाज आया या एक ट्रेंड आया, उसके पीछे मंतक ही ये थी कि बिजनेस को एज अ कंपनी रजिस्टर्ड करवा लिया जाए ताकि उसके हकूक और उसके प्राइस इकट्ठे चल सके, वो क्लेम कर सके, ना कि सेकेंडली कि उसकी लाइबिलिटी जो है वो ओनर की लाइबिलिटी से सेपरेट हो जाए। अब अगर हम कंपनीज की तरफ नहीं भी जाते, एक आम आदमी जो कि छोटे लेवल का कारोबार शुरू करने जा रहा है, ओब्वियसली उसके पीछे उसका आइडिया होगा, कुछ वर्किंग होगी, उसे कुछ क्वालिटीज होगी और कुछ वो स्पेशल एसेट डिलीवर करना चाह रहा होगा जो कि उसकी पहचान हो। अब वो जब तक इसको रजिस्टर करवाने पे नहीं आएगा और इसको रजिस्टर नहीं करवाएगा, वो कल को कैसे ये इस बात को क्लेम कर सकता है कि बिजनेस आइडिया मेरा है, ये बिजनेस मेरा है और ये मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहला जो मकसद होता है कि आपका नाम कोई चोरी ना कर सके, आपकी क्वालिटी, उसकी जो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल उसकी सिनेरियो है, उसकी रजिस्ट्रेशन है, देन उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, वो आपके नाम के ऊपर इस तरह से रजिस्टर्ड हो कि आप कल को बांगे दोहल कोर्ट में जाकर अपना क्लेम कर सकेंगे मेरे साथ या मेरे बिजनेस के साथ ये ज्यादती हो गई है। अच्छा, मतलब ये जो भी छोटे से छोटा स्टार्टअप भी या बिजनेस अगर कोई स्टार्ट कर रहा है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। इसका फायदा क्या है वो भी बता दे, बिकॉज मतलब अगर हमने कोई दुकान खोलनी है किसी चीज़ की, चले बेकरी की दुकान खोलनी है, या फिर हमने कोई स्टिचिंग वाला यूनिट हमने खोलना है, दर्जी की दुकान है, या फिर हमने कोई कपड़ों की दुकान खोलनी है छोटे लेवल पर, ये सारी चीज़ों के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है? हर कारोबार के लिए, चाहे वो छोटे से छोटा कारोबार, उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और मैं कहता हूं कि आपको गवर्नमेंट इस पर ना भी एनफोर्स कर रही हो, आपको खुद भी करवानी चाहिए। जैसा कि आपने फॉर एग्जांपल बात करी टेलर की बात करी। अब एक टेलर अगर तो उसकी टेलरिंग जो है वाकई ऐसे प्रेसिडेंट सेट कर रही है, दूसरों को पसंद आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। अब कल को 2-4 साल के बाद बिल फर्ज के लिए वो अपना एक नाम रखता है और उसको देन वो रजिस्टर करवाता है और उसके साथ ही एक और आदमी सेम नेम रजिस्टर करवा के बैठ जाता है। लाहौर में, पाकिस्तान में बहुत से टेलर्स ऐसे हैं, बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं जो अपनी खास पहचान रखते हैं। उनके उस नाम की वजह से उनके और दूसरे बिजनेस के रेट में फर्क है। अब अगर वो हर शख्स उनका नाम यूज करना शुरू कर देगा, इसी तरह का आप किसी फूड स्टॉल को देखते हैं, उसकी खास रेसिपी है, एक उसका खास टेस्ट है, अगर वो उसको टाइमली रजिस्टर नहीं करवाएगा तो देखो कई लोग उसको रजिस्टर करवा चुके होंगे। पाकिस्तान में स्वीट्स के नाम पर, देन कढ़ाइयों के नाम पर, देन बाज़ क्लॉथ्स के नाम पर, फिर इवन हम छोटी छोटी बातें दही बल्ले के नाम पर, फ्रूट चाट के नाम पर। अब लाहौर में देखें या पंजाब में, पाकिस्तान में, तो एक फेमस होता है कि हमने फ्रूट चाट खानी है वहां से लेकर आएंगे, दही बल्ले खाना वहां से लेकर, हम आइसक्रीम लेनी है तो ये फेमस ब्रांड है, ये फलां ये फेमस ब्रांड, हम उसके पास जा रहे हैं। अब अगर उसने अपने नाम को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया, फिर तो कोई भी थर्ड पर्सन आएगा, वो आके उसी नेम से दुकान खोलेगा और उसका जो मेन जो असल ओनर था, जिसकी वो पहचान थी, वो अपना कारोबार बंद करवा के बैठ जाएगा। नंबर 1 पे। नंबर 2 पे ये भी हो सकता है कि सेकंड पर्सन को ऐसी इलीगल एक्टिविटी करे जिसका इफेक्ट इसके ऊपर भी आ जाए, लोग उसको बायकॉट करते करते इसको बायकॉट करना स्टार्ट कर दें। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखवाने के लिए, सेकेंडली अपने आप को लीगली सेव करने के लिए जरूरी है कि अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाएं। सही है कि अपना नाम, अपना ट्रेडमार्क जो है उसको रजिस्ट्रेशन कराने के ये फायदे हो सकते हैं। वो बेशक छोटे से छोटा कारोबार ही क्यों ना आप स्टार्ट कर रहे हो, आइडिया तो आपका है, नाम तो आपका है, तो वो आपके नाम से ही रजिस्टर होना चाहिए। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं कि बहुत सारे जो कारोबार हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो पार्टनरशिप के ऊपर भी स्टार्ट होते हैं। पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज हैं, इनमें क्या फ़र्क है और कौन सा बेहतर ऑप्शन है जिसको ऑप्ट करना चाहिए अगर किसी ने कारोबार या स्टार्टअप की तरफ जाना है तो? अच्छा, देखिए कि कंपनी के और कारोबार पार्टनरशिप में एक बड़ा मेजर डिफरेंस पहला तो ये है कि इनके रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स अलग-अलग हैं। कंपनी जो होगी SCCP के तहत जाकर रजिस्टर्ड हो रही होगी, उसके ऊपर एक खास लॉ है जो हमारे यहाँ कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2017 है, ये इसका लागू इस पे इनकलाब होता है। सेकेंडली अब देखिए कि अगर आप समझते हैं कि आपका कारोबार या आपका ख्वाब है कि अपने में कारोबार को नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक पहचान बनाऊं, अब नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर लोगों का जो बिलीव जाता है ऑन द फर्स्ट चांस, वो कंपनी पर जल्दी जाता है जी, एज कम्पेयर टू आम जो कॉमन बिजनेस। हाँ, कि ये प्राइवेट लिमिटेड है, यस, ये कंपनी है, लोग उस पर बिलीव ज्यादा करते हैं। सेकेंडली जो कंपनी होती है वो एक सेल्फ एंटिटी होती है, उसकी जो लायबिलिटीज हैं वो ओनर से सेपरेट एक हम उसको लेकर चलते हैं। देन लोगों का बिलीव होने के साथ साथ जो ब्रांड प्रमोशन है
वो कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस की वैसे नहीं हो सकती जैसे कंपनी की हो सकती है। कंपनीज की भी तो दो काइंड्स हैं, एक हम लेकर चलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और सेकंड वन इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो अपने शेयर्स आगे सेल कर सकते हैं। अब ये तो हो सकता है, हमने बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान में ऐसा देखते हैं कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज थी उसमें एक लिमिटेड शेयर होल्डर्स थे, देन वही कंपनी पब्लिक लिमिटेड में चलेगी। आज वो एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर अपने एक पहचान रखते हुए बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुके हैं। लोग उनके शेयर्स खरीदते हैं, लोग अपने करोड़ों अरबों रुपए उनके बिजनेस पे लगाने के लिए तैयार हैं। और याद रखिए जो लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो दरअसल किसी खास नाम के ऊपर नहीं लगा रहे होते हैं, पर्सन के नाम पे नहीं लगा रहे होते, दरअसल लोग बिलीव कर रहे होते हैं कंपनी के नाम के ऊपर। ओके। तो उसके बरक्स जो कारोबार को देखेंगे पार्टनरशिप बिजनेस को, एक तो उसका स्कोप लिमिटेड, देन उसकी जो अमाउंट्स वो लिमिटेड रह जाती है, एंड थर्ड वन इसके वो कभी भी उसके ग्रोइंग रेशियो वैसे नहीं हो सकती जैसे कि एक दुनिया में हम कंपनीज के देखते हैं। ठीक है। और अगर ये पार्टनरशिप अगर कारोबार करना है किसी ने तो उसके लिए किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? कानूनी पहलू क्या होने चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होना चाहिए? मतलब मैं और एक और बंदा जो अगर बिजनेस कर रहे हैं दोनों मिलके, तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमें देखना चाहिए पहले? पाकिस्तान में तो वैसे मैं कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस को प्रेफर ही नहीं करता। चले कोई करना चाह रहा है तो फिर क्या करें? अगर कोई करना चाह रहा है उसके बावजूद भी पाकिस्तान में रहते हुए उसका दिल कह रहा है कि पार्टनरशिप बिजनेस कर लूं और मैं एक दफा फंस जाऊं। तो जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा गलत करते हैं, जो कि इस्लाम ने हमें आज से 1400 साल पहले बताई, लॉ ने हमें आप बताई, वो ये है कि उसको लिख लें। उसको लिख लेने के बाद उसके ऊपर गवाहान ले आए। ठीक है। देन एक बड़ी खूबसूरत बात जो हमारे यहाँ डिस्कस नहीं की जाती, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप किसी कारोबार किसी पार्टनरशिप को लिखने जा रहे होते हैं, सबसे पहले उसमें ये लिखिए कि हमने अगर इसको कल को ख़त्म करना है तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे इसको ख़त्म करेंगे। हमारे यहाँ जो मसाइल आते हैं, हम लोग कभी भी कारोबार करते हुए इतने आपस में फ्रेंडली होते हैं, हम कभी सोचते भी नहीं कारोबार कभी खत्म हम तो ज़बानी कलामी कर लेते हैं हर चीज़। पहले तो उसको लिखने पर ही नहीं आते, बिलीव कर जाते हैं लोग, अपने लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ बिलीव के नाम पर दूसरों को दे देते हैं। यही वजह कि आपके यहाँ 406 के 409F के मल्टीपल क्रिमिनल सिविल लिटिगेशन हमारे यहाँ कोर्ट्स बड़ी हैं और केस लगते हैं कि बारी ने, फिर वो कहते हैं जी पाकिस्तान में गया पैसा किसका वापस आता है। और उसके बैक पे देखें तो हमारी कमजोरी अपनी, हमने कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपर्ली नहीं लिखा। सेकेंडली, हम लोग आमतौर पे कॉन्ट्रैक्ट को किसी प्रोफेशनल से नहीं लिखवाते। अब देखेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट जो लॉयर लिख सकता है या जो एक्सपर्ट लिख सकता है, वो कभी भी ले मैन वैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिख सकता। अब जब एक्सपर्ट एक कॉन्ट्रैक्ट को लिख रहा होता है, वो बहुत आगे जाकर लिख रहा होता है, कल को मामला लिटिगेशन तक जाते हैं तो हमने अपने केस को स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है, ले मैन वैसे नहीं समझ पाता। तो पहले तो मैं कहता हूँ जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट लिखवाएं, कोशिश करें कि उसको किसी एक्सपर्ट से लिखवाएं, एडवाइजर से, खुद से उस पर लिखने की कोशिश ना करें। नंबर 2 पे उस पे जो सिनेरियोज है कभी भी हाइड ना करें। हम कॉन्ट्रैक्ट लिखते हुए कुछ बातें बता जाते हैं, कुछ कहते हैं कि ये तो बड़ा माइनर सा पॉइंट है, इसको छोड़ देते हैं, बताते नहीं है। माइनर से माइनर इन्वेस्टमेंट, माइनर से माइनर पॉइंट आपका कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन होना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड वन इज कि आप उसमें लाजमन मेंशन करिए, लीगली रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं बहुत से केसेस को मद्देनजर रखते हुए कह रहा हूँ, आप उसमें लाजमन मेंशन करें कि जब आपने इसको खत्म करना है तो किन बेसिस के ऊपर करना है। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, अगर कोई भी आपने बिजनेस करना है तो इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखना है, खासतौर पर कॉन्ट्रैक्ट करते हुए। अच्छा, दूसरा अली, हमने ये भी देखा है कि अगर कोई दो भाई होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, कारोबार शुरू कर लेते हैं, फिर ऐसे मामलात बिगड़ जाते हैं कि फिर कारोबार छोड़ना पड़ता है और फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई और पार्टनरशिप पे हो रहे होते हैं और अगर सिर्फ ज़बानी कलामी पर बात हुई है, कोई लिखत पढ़त नहीं हुई, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया किसी ने, पैसे का लेन देन भी है सारा कुछ, तो ऐसा अगर मामला पेश आ जाता है तो फिर क्या लॉ जो है ना वो फैसिलिटी दे रहा होता है एक आम शहरी को, वो कहाँ जाकर दाद रसी ले सकता है इस हवाले से? अच्छा देखिए, किसी हद तक तो हम वर्बली कॉन्ट्रैक्ट को भी कॉन्ट्रैक्ट ही कहते हैं। ओके। लेकिन उसको साबित कैसे करेंगे? हम साबित नहीं कर सकते। तो कल को जब मामला कोर्ट में जाते हैं तो किसी सूरत आपके लिए, यहाँ तो आपके यहाँ प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होते हैं, बहुत से शवाहिद, एग्रीमेंट्स, देन बैक डॉक्यूमेंट्स, चेक्स, बहुत कुछ मौजूद होता है। उसके बावजूद आपको ठीक ठाक लीगल फाइट करनी पड़ती है अपने केस को साबित करने के लिए। अब अगर आप कहते हैं कि आपके पास एविडेंस ही नहीं है तो मेरा ख्याल है कल को आप उसको या माफ करेंगे या अपने आप को कोसेंगे। अदरवाइज इन फ्यूचर कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि जिसको आप लेकर या मास भाई ये कि जो नेक्स्ट पर्सन उसको आप पे तरस आ जाए। लीगली आप कहें कि उसको पाकिस्तान में रहते हुए आप साबित कर जाएं या जो नेक्स्ट पर्सन उसको कन्फेस कर जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मतलब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप ऑब्वियसली आप कैसे साबित करेंगे जब प्रूफ के बगैर आप एविडेंस ही नहीं लेकर आ सकते, अपने स्टांस को, अपने पॉइंट को साबित नहीं कर सकते।
ठीक है। तो आमतौर पे ऑन द बिगिनिंग ऑफ आवर बिजनेस हम गलती भी यही करते हैं कि जो चीज़ें हमें बहुत मामूली नज़र आ रही होती हैं, जिनको हम समझते हैं कि इसका सच फ़ायदा नहीं है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि कारोबार के शुरू के दिनों में की गई बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स कल को जब मसला आता है तो बहुत बड़ी मिस्टेक्स बन जाती हैं, और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही कल को इस का सबब बनती है कि आप कारोबार को बंद करवा दें। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट का होना रिटन में बहुत बहुत ज़रूरी है, कोई ना कोई एविडेंस आपके पास होने चाहिए, खुदा ना खास्ता कभी भी मामला जो है वो ख़राब हो सकते हैं। इवन अगर बाप अपने बेटे से कर रहा है, बेटा बाप से कर रहा है, भाई भाई से कर रहा है, मियाँ बीवी आपस में कर रहे हैं, ओके, उस सूरत में भी हमारे पास अभी बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस था। अच्छा, एक ब्रांड शुरू किया और वो ब्रांड चलता चलता बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, एजुकेशन का बेसिकली वो ब्रांड था। कल को मियाँ बीवी में लैदगी होगी। अब मियाँ बीवी में जब तक वो मियाँ बीवी थे तब तक तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम इसके नाम पे करवा रहे हैं वो। उनके दरमियान एक प्रॉपर्ली जंग हुई जिसको पूरी दुनिया ने देखा, एक दूसरे के खिलाफ FIRs तक गए, एक दूसरे को अरेस्ट करवाने की कोशिश की गई, उन्होंने जेल भुगती, तब जाके जेलों के बाद जलील होने के बाद मल्टीपल मुश्किलात फेस कर लेने के बाद फिर जाकर उन्होंने सोचा कि अब ये ब्रांड इसमें इतने ज़्यादा डिफरेंस करते हैं, तो दोनों ब्रांड्स अब हम एक दूसरे कंपटीशन में लेकर आ रहे हैं। तो आज वो एक दूसरे के ब्रांड्स में कंपटीटर्स बन गए, कल तक वो मियाँ बीवी थे, और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी हम कल को जाके इस नौबत तक चीज़ें आ सकती हैं। तो अगर मियाँ बीवी में जो एक दूसरे के सबसे करीब रहने वाला एक रिश्ता होता है, उनमें कल को इख्तलाफात आ सकते हैं, तो बाकी औरतों का रिश्ता मैं समझता हूँ कि लाजमी है कि आप उसको रजिस्टर करवाएं और उसको प्रॉपर्ली कॉन्टैक्ट में लेके आएं। अच्छा, दूसरा जैसे IP है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से, उसके हकूक जैसे पेटेंट हो गया स्टार्टअप के लिए, ये कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है? हमारे यहाँ अभी तक इस पर अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस को इवन लॉयर्स में भी मैं समझता हूँ बहुत कम लोग समझते हैं। ये है क्या, थोड़ा सा ये बता दें, मैं बता दूं, वो चीज़ें जिसके फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ओके, लेकिन वो चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी है। लाइक मेरा आइडिया, ओके, मेरा एक वो मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने एक नाम सोचा, वो मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने एक पोएम लिखी, मैंने एक बुक लिखी, अब कोई कहे कि यार कहाँ पे है, कैसे पता चलेगा? मैंने एक सॉन्ग लिखा, तो अब मेरा सॉन्ग कहाँ पे है? कहने को 2-4 इशार हैं, लेकिन वो 2-4 इशार मेरे लिए करोड़ रुपए के हो सकते हैं, वो इसलिए मुझे वो वर्ल्ड फेम दे सकते हैं, वो मेरे नाम के साथ जुड़ते हैं, मुझे फेम भी मिल सकते हैं, मुझे पैसे भी मिल सकते हैं। तो मेरे वो इशार, मेरी वो बुक, मेरी वो राइटिंग, मेरा वो ब्रांड, मेरा वो नेम कोई क्यों चोरी करके लेके जाएगा? तो हमारे यहाँ IPs हम लोग रूटीन में भी देखते हैं, हमें पता नहीं होता, हम लोग फेसबुक पे देख रहे होते हैं, किसी एक ने पोस्ट की, हमने उसके पोस्ट को पकड़ा, अपनी वॉल पे जाके कॉपी पेस्ट किया और वहां पे उसको हमने लगा दिया। अब हमने नहीं लिखा कि असल में किसके नाम पे था, ये किसकी ये कोशिश थी, या आइडिया किसका था। तो दरअसल आइडियाज जो होते हैं वो अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत होते हैं, उसके साथ ही साथ वो आपकी प्रॉपर्टी होते हैं, वो आपकी मलकियत होते हैं। तो इनको जो हम लोग रजिस्टर करवाने जाते हैं, इनको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल इसके नाम के अंदर ही इसका मतलब क्लियर है, वो चीजें जो आपके माइंड की पैदावार है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। जिस तरह आप दूसरी प्रॉपर्टी को क्लेम करते हैं, रजिस्टर करवाते हैं और आप उसके मालिक होते हैं, सेम इसी तरह आप अपनी इस प्रॉपर्टी को भी क्लेम करते हैं, इसके मालिक होते हैं, इसको भी रजिस्टर करवाते हैं। और अगर कोई इसकी खिलाफवर्जी करता है आपकी इजाजत के बिना, तो आप इसके खिलाफ भी सेम उसी तरह मुकदमे का इंदराज करवाते हैं। ठीक है, इसका भी सेम प्रोसीजर और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये आज का हमारा सेगमेंट था कि अगर कोई भी स्टार्टअप या कोई भी कारोबार आप शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या लॉज एंड लीगल प्रोसीजर्स हो सकते हैं। अली खलील हमारे साथ मौजूद है। अली, थैंक यू सो मच कि आप आए। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ दीन इस्लाम के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारा इस्लाम में निकाह एक मुक़द्दस इबादत और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसका मकसद है इंसान की फ़ितरी ख्वाहिशात को पाकीज़ा और हलाल तरीके से पूरा करना और एक मज़बूत ख़ानदानी निज़ाम कायम करना है। कुरान मजीद निकाह को सुकून क़ल्ब, मोहब्बत और रहमत का ज़रिया करार देता है। निकाह इंसान को बेहयाई, गुनाह और अखलाकी बिगाड़ से बचाता है और ईमान की तकमील का सबब भी बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह में आसानी और सादगी पर ख़ास ज़ोर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज के दौर में जहेज़, फ़ुज़ूल रसूमात और गैर ज़रूरी मुतालबात ने निकाह जैसे अफजल
काम को भी मुश्किल बना दिया है और जिसके नतीजे में नौजवान गुनाहों की तरफ ज़्यादा माइल हो रहे हैं। तो आज हम इसी मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि इस्लाम में निकाह को इबादत क्यों करार दिया गया है और मज़ीद इसमें क्या क्या नुकात शामिल हैं। तो इस पर बात करने के लिए मुफ्ती बहराम शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। बहराम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। बहराम साहब, आज हम निकाह के हवाले से बात करने जा रहे हैं। इस्लाम ने निकाह को इबादत करार दिया है, क्यों इबादत करार दिया है, ज़रा ये सबसे पहले हमें बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। इंसान की तख्लीक का मकसद ही इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मैंने जिन और इंसान को पैदा ही इबादत के लिए किया। इबादत का माना है बंदगी। बंदगी है माबूद हकीकी अल्लाह की। हम अक्सर इस गलत फहमी का शिकार हैं कि नमाज़ पढ़ ली तो सिर्फ़ यही इबादत है, एक महीने के रोज़े रख लिए, साल बाद ज़कात दे दी, ज़िंदगी में एक दफ़ा हज कर लिया, ये इबादत है। महज ऐसा नहीं है। इंसान की सारी ज़िंदगी बनाई ही इबादत के लिए, हत्ता कि उसका उठना बैठना, सोना, जागना, ओढ़ना, बिछोना सब ही इबादत होना चाहिए। अब वो कैसे? इबादत का मतलब ये है कि इंसान हर काम में ये देखे अल्लाह ने किस तरह करने का हुक्म दिया, किन चीज़ों को अपनाना है, किन चीज़ों को तर्क करना है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेगा तो इंसान की ज़िंदगी इबादत में गुज़र होगी। और इंसान को ये ज़िंदगी देखकर आज़माया जा रहा है। सूरह मुल्क की इब्तिदाई आयत यही बता रही, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने मौत और हयात पैदा ही इसलिए किए कि देखे तुम में से अच्छे काम कौन करता है। और इबादत का सिर्फ ताल्लुक़ अल्लाह के साथ नहीं है, अल्लाह के बंदों के साथ भी है। इंसान अपनी इस माशरती ज़िंदगी के अंदर अगर परसेंटेज देखी जाए तो उसका ज़्यादा वक़्त इंसानों के बंदों के साथ गुजरता है। यानी कि अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हुकूकुल्लाह से ज़्यादा हुकूकुल इबाद पे ज़ोर इसीलिए दिया गया। और हुकूकुल इबाद में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है वो ये इंसान का निकाह का रिश्ता, जो मियाँ बीवी का रिश्ता है। हत्ता के इससे बढ़कर क्या बात होगी। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने अहले खाना में बेहतर है। अच्छा, मर्द है तो औरत के लिए, औरत है तो मर्द के लिए। मर्द मुआशरे में या अल्लाह के यहाँ बेहतर तब होगा जब वो औरत की नज़र में बेहतर है। औरत मुआशरे में या अल्लाह के यहाँ बेहतर तब होगी जब वो अपने मर्द की नज़र में बेहतर है। तो बुनियाद ही इस चीज़ को बनाया जा रहा है कि ये एक दूसरे के लिए बेहतर है। और देखिए ना कितना मुक़द्दस ये रिश्ता और कितना मोहतरम कि निकाह के बाद ख़ुसूसन अगर औरत की बात करें तो उसके लिए मर्द सबसे तरजीह पा जाता है। वो कैसे कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहा है, अगर किसी को सजदा जायज़ होता तो मैं औरत को कहता कि वो अपने खामद को सजदा करे। किस लिए सजदा करे कि उसने अपनी ज़िंदगी जो है सुबह से शाम तक जो अपना आप काट कर दे रहा है वो किसके लिए दे रहा है? वो जाहिर है अपनी औरत को दे रहा है, अपनी बीवी के लिए कर रहा है, बच्चों के लिए कर रहा है। वो किस लिए कर रहा है? सिर्फ उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। कुरान पाक का अगर अंदाज़ देखें, मुख्तलिफ़ जगहों पर निकाह के हवाले से, रिश्ते के हवाले से बयानात आए हैं। और चूँकि अल्लाह का हुक्म है और इसको करेंगे तो इबादत है और उस तरह करना है जिस तरह हुक्म आया है। उसके देखा जाए ना कुरान में निकाह क्या है जी। सबसे पहले निकाह को देखें क्या है जी। दो गवाहों की मौजूदगी में, ठीक है, गवाह मर्द हैं या एक मर्द और दो औरतें, इनकी मौजूदगी में इजाबो कबूल के जो मखसूस अल्फाज हैं, ठीक है, इससे निकाह होता है। और निकाह से क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे के अब करीबी साथी बन गए हैं, शरीके हयात हो गए हैं। अब उन्होंने एक हलाल ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया, उन्हें एक दूसरे पर हक हासिल हो गया, वो एक दूसरे का लिबास बन गए। कुरान ने लिबास कहा और ये बेहतरीन लफ्ज़ है एक दूसरे को बयान करने के लिए। ये उसका लिबास है, वो इसका लिबास है। कुरान ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया। अच्छा, फिर कुरान ने एक चीज़ पर ज़ोर दिया, वातुन्निसा सदुक़ातिहिन्ना निहला, कि औरतों को इनके हक महर खुश दिली से देने हैं। आज इस दौर में फ़ोटोग्राफ़र को भी लाखों दे दिए, बैंड वाले को भी लाखों दे दिए। बात जहाँ आ गई हक महर की, जो शरीया वो लिख लो, ठीक है जी।
अब शरी हक महर अगर बयान किया जाए ना जी तो लोग उसे सुन ही नहीं सकते। अच्छा वो कैसे जी? शरी हक महर में कम से कम की मिकदार है, मैक्सिमम की नहीं। सही है। ये औरत की खूबियों पर और मर्द की इनकम के साथ इसका ताल्लुक है, और ये औरत की डिमांड पे भी इसका ताल्लुक है, दोनों जिस पे राज़ी हो जाएं और इसे खुश दिली से अदा किया जाए। चलें मिसाल के तौर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक महर देखें। आपने तमाम अज़वाज को 500 दिरहम दिए। दिरहम चांदी का होता है, उसका अगर वज़न करें इस दौर में तो 1500 ग्राम चांदी बनती है जी। ठीक है, 1500 ग्राम चांदी बनती है। तो शरीया अकमैर वाले फिर इस सुन्नत को जिंदा करें ना, इस चीज को भी देखें। हाँ जी, जिसके बगैर निकाह नहीं, वो निकाह की रस्म है। निकाह के बगैर बारात का क्या मकसद? लेकिन निकाह खां को फ़ोन किया जाता है जी, फार्म पहले से फिल करके रखें ताकि वक्त बचे, टाइम नहीं है हमारे पास। निकाह वाले दिन ही निकाह के लिए टाइम नहीं है। इसका मतलब क्या कि हमने जो इबादात हैं उसके अंदर इतनी गैर ज़रूरी चीज़ें हम ले आए हैं। अगर शरी लिहाज से देखा जाए ना, और इसको हक़ाइक़ की नज़र में, और इंसान किसी की तरफदारी ना करे तो बात करे, वो ये है कि शादी के मौके पे अगर देखा जाए तो उसूली तौर पे शरअन लड़की या उसके घर वालों का ख़र्चा ज़ीरो है जी। ज़ीरो है शरी तौर पे। ये शरीयत आदमी जो बारात लेके जा रहा है, ठीक है, वो जाए वहाँ से दुल्हन रुखसत करके लाए, उसके खाने का एहतमाम मर्द की जिम्मेदारी है। ये और निकाह के खाने की जिम्मेदारी उसकी मर्द की है, क्योंकि मेहमान उसके जा रहे हैं ना। सही है। और वलीमे का एहतमाम, यही वजह है कि मुआशरे में बुराई आम है और बुराई आसान हो गई है, और निकाह जैसा हलाल तय्यब पाकीज़ा रिश्ता जो है वो मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। समझ नहीं रहे ना। अच्छा, हमने समझ लिया, हमारा तो यहाँ पे ये दौर हो गया है ना कि हमने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया मुफ्ती साहब कि जब तक दोनों तरफ से, मैं सिर्फ एक साइड की बात नहीं कि दोनों तरफ से, कि जब तक माली मामलात बेहतर नहीं होंगे, हम ये कहते हैं कि जब माली मामलात लड़के के भी नहीं है, लड़की वालों के भी नहीं है, तो जब बेहतर होंगे तब हम शादी की तरफ जाएंगे या निकाह की तरफ जाएंगे। इन चीज़ों को माली मामलात को ख़ास तौर पर पहले हम रखते हैं। अब देखिए ना, कई रिश्ते इस वजह से टूट जाते हैं कि मेरी मर्जी की जगह से मुझे लिबास नहीं दिलाया गया। हाँ, ठीक है, और वो एक लगव चीज़ है। अगर किसी को अल्लाह ने वसाइल दिए हैं वो इख्तियार करे, लेकिन इख्तियार करने का मकसद ये नहीं है कि वो शादी, क्योंकि जिसकी शादी है ना, उसके बाद उस शादी में आने वाले कई बच्चों की भी शादियाँ होंगी, कई बच्चियों की भी शादियाँ होंगी। बिल्कुल। अब उनके लिए वो स्टैंडर्ड अगर बन गया तो उनका स्टैंडर्ड वो पूरा कौन करेगा? देखिए ना, इंसान अगर इस तरह के मामलत करेगा तो जाहिर है कि हर एक के दिल में वो अरमान आ रहा है, वो ख्वाहिशें आ रही हैं कि हम भी ऐसा करें। वो महज एक दिखलावा, एक रस्म बन गया। और निकाह की रस्में तो बड़ी मुख्तसर सी हैं। निकाह है, उसके बाद रुखसती जिसको कहते हैं, और उसके बाद वलीमा। अब देख लें कि एक महीना निकाह के प्रोग्राम ही ख़त्म नहीं हो रहे। और देखें उसमें, चले जिसके पास पैसे हैं उसने तो अरेंज कर लिया, वो एक लम्हे के लिए सोचें जो आने वाले हैं वो रोज़ कैसे आते होंगे, वो रोज़ कपड़े कहाँ से ला रहे होंगे, क्या चीज़ें, इनको समझें। इस दौर में हमने निकाह को समझने एक दिखलावे की हद तक रख दिया, या फिर निकाह को एक जिस्मानी तस्कीन का ज़रिया समझा। हालांकि निकाह का सिर्फ मकसद जिस्मानी तस्कीन नहीं है, ज़हनी तस्कीन और एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद है। निकाह के ज़रिए एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद है। और इस पे मैं ये भी साथ अर्ज़ करता चलूँ, निकाह करने वाले जब तक इस चीज़ पे ही राज़ी नहीं है कि हमने मुआशरे को आगे लेके चलना है, तो वो निकाह किस लिए कर रहे हैं? मिसाल के तौर पे निकाह का एक मकसद है एक अच्छा मुआशरा तश्कील दिया जाए। अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए एक अच्छी नस्ल का आना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। अब निकाह ही इस शर्त पे हो जी 10 साल बच्चा नहीं होगा, तो इसका मतलब है वो निकाह के मकसद को समझे ही नहीं। ठीक है, कि निकाह तो कर लिया उन्होंने, वो एक जहन में सोच वही है कि एक जिस्मानी रिश्ता है फ़कत, इसके अलावा कुछ नहीं। इस चीज़ को समझना होगा। कुरान पाक का अंदाज देखे, अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने तुम्हारे में से तुम्हारी जोजा को पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही हज़रत अम्मा हव्वा पैदा हुई थी, वो जिक्र अलग। लेकिन यहाँ आम हर एक को एड्रेस करते हुए फरमा रहा है अल्लाह कि तुम में से तुम्हारा अल्लाह ने पार्टनर पैदा किया। किस लिए पैदा किया? और पहले इंसान को बताया कि तुझे किस चीज़ से पैदा किया, उसकी तख्लीक के मराहिल बयान किए। फिर अल्लाह फरमा रहा है उसका जोड़ा बनाया, और जोड़ा बनाने का मकसद क्या है कि तुम उससे तस्कीन हासिल करो। अब यहाँ तस्कीन का मतलब सिर्फ जिस्मानी तस्कीन नहीं है, इसका एक बड़ा वसी मफहूम है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे इरशाद फरमा रहा है कि ये अल्लाह की एक बड़ी
अज़मत और बड़ी कदर वाली चीज़ है कि उसने इस चीज़ को पैदा किया। और देखिए ना, निकाह के ज़रिए एक नया ख़ानदान और एक नया रिश्ता वजूद पकड़ता है जिसको ससुराली ख़ानदान कहते हैं। और कुरान में बाकायदा इसका भी ज़िक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह ने तुम्हें नसब भी दिया और ससुराल भी दिया। यानी कि जो इंसान के नसब की फजीलत है, नसब का मतलब किन का बेटा, इसके बच्चे कौन हैं, रिश्तेदार कौन हैं, तो वो सारी चीज़ें, उसका जो मुसाहरत है, जो ससुराली ख़ानदान है वो भी। और निकाह की वजह से जिस तरह नसब के महरमात होते हैं, जो महरम रिश्ते होते हैं, वो मुसाहरत की वजह से, निकाह की वजह से भी वो रिश्ते कायम हो जाते हैं, माँ का, बाप का, सास का, ससुर का। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि निकाह जो है ये दो लोगों के जुड़ने का नाम नहीं, ये दो ख़ानदानों को इस तरह जोड़ा जा रहा है कि एक तीसरा ख़ानदान जन्म ले रहा है, तीसरे ख़ानदान का ताल्लुक़ कायम। लेकिन इस दौर में देखें, मुआशरे के अंदर निकाह करने के बाद दोनों एक दूसरे की फैमिलियों से ऐसे अलहदा होते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हुआ, कैद से छूटे हैं और अब आज़ाद हो गए हैं। वजह क्या है? प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो रही, सोचा नहीं जा रहा, समझा नहीं जा रहा, हर चीज़ सीख ली है, डिज़ाइनर्स बुलाए जा रहे हैं, लेकिन कभी कोई ये ज़हमत नहीं कर रहा कि हम पूछें हमारे हुकूक क्या हैं, फ़राइज़ क्या हैं। अक्सर लोग हुकूक और फ़राइज़ के मीनिंग ही नहीं समझते, उल्टा ही इसको उल्टा लेते हैं। हाँ। और मामलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ कंप्रोमाइज़ करना है, कहाँ नहीं करना, ये चीज़ें होंगी तो इबादत है। आप यूँ समझ लें, ऐसे ही है, एक बंदा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाए और वो ये देखे ही ना कि 4 फ़र्ज़ हैं, इतनी सुन्नतें हैं, वो जाए और बस टाइम गुजारे और वहाँ ज़ोहर पढ़ने की बजाय इशा पढ़ के आ जाए और कहे जी मैंने इबादत की है, तो यकीनन उसकी वो इबादत कबूल नहीं होगी। बंदगी तब ही कबूल होगी जब इताअत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। इसीलिए आपने वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया कि निकाह मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है, जो इससे मुँह फेरे वो हम में से नहीं। मफ़हूम इसका यानी कि असल में इसका पस मंज़र यूँ है, कुछ लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब व रोज़ के बारे जब पूछा ना, तो वो कहने लगे अल्लाह के नबी को तो ज़रूरत ही नहीं, हम तो चूँकि वो तो बख्शे हुए, हम बड़े गुनाहगार, हम अगर निकाह में पड़ गए तो हमारी इबादतें कहाँ जाएंगी, सही है, हम अल्लाह को कैसे मनाएंगे। तो जब अल्लाह के नबी को पता लगा, आपने फरमाया अल्लाह को मनाने का ही एक ज़रिया ये है कि तुम निकाह करो। और निकाह में बर्दाश्त करने से ही मामला आगे बढ़ेगा। और आपने फिर फरमाया कि निकाह मेरा तरीका है और मेरे तरीके से किसी को फिरने की इजाज़त नहीं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मुझे अगर पता लग जाए कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ 10 दिन की है और 11वें दिन मैंने फोत हो जाना और मेरा निकाह रखा गया 9वें दिन, ठीक है, आपने फरमाया मैं फिर भी करूँगा ताकि निकाह की जो बरकतें हैं मुझे वो हासिल हो जाए। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा सख्ती का इजहार किया उन लोगों पर जो कुदरत होने के बावजूद निकाह नहीं कर रहे और ऐसे ही ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं, और उन लोगों से नाराज़गी का इजहार किया और लोगों को बताया कि निकाह किया जाए। लेकिन इसके अंदर बात फिर वही है कि सबसे पहले निकाह को समझा जाए। बाज़ औक़ात निकाह जो है किसी पे फ़र्ज़ भी हो जाता है, अच्छा, और किसी के लिए ज़ाहिर है फ़र्ज़ इसलिए हो गया कि उसके पास वसाइल भी हैं, ठीक है, अगर वो निकाह नहीं करता तो वो उसके गुनाह में मुब्तला होने का यकीन है उसे, अब उस पर फ़र्ज़ हो चुका है कि वो जाए और निकाह करे। लेकिन वो क्यों निकाह नहीं कर पा रहा कि वो माशरे को देख रहा, सूरत हाल देख रहा है कि इसको करना है, उसको करना है, एक फंक्शन 2 साल पहले करना है, 1 साल पहले करना है। ये भी थोड़ा सा बता दें कि कुछ ऐसे भी हम मामला देखते हैं कि निकाह हो जाता है और उसके बाद 2-2, 3-3 साल बाद रुखसती हो रही होती है, इस हवाले से इस्लाम क्या कहता है, ये ठीक है ये मामला? अच्छा देखिए, मौला अली फरमाते हैं, एक हदीस का मफहूम है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है कि 3 काम है उनमें ताख़ीर नहीं करनी, ठीक है। उनमें से एक काम ये है कि लड़की का जब कुफ मिल गया कि जिससे उसका निकाह होता है, उसके लेवल का है, हम पल्ला है, वो मिल गया और उसके अखराजात और उस फैमिली के मुताबिक वो ठीक है, फिर उसके निकाह में देरी नहीं करनी, ठीक है। निकाह का मतलब, अच्छा 2 चीज़ें, रुखसती में ताख़ीर करने का सबब क्या है? बाज़ औक़ात ये होता है कि लड़की की उम्र अभी थोड़ी है, ठीक है, उसमें तो रुखसती का ताख़ीर का सबब समझ आता है, ठीक है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह पहले हुआ, रुखसती काफ़ी अरसे के बाद हुई, ठीक है, क्योंकि रुखसती के काबिल होना भी ज़रूरी है, बिल्कुल। अच्छा, फिर दूसरी रीज़न ये है कि रुखसती ताख़ीर इसलिए कर रहे हैं, वजह कोई नहीं है, सिर्फ नमूदो नुमाइश है, दिखलावा है, या फिर
वो लड़की वाले कह रहे हैं कि जो डिमांड है उसको पूरा करना है, यहाँ गाड़ी पे का कुछ होता एहतमाम है ना, करना जैसे है। तालीम के हवाले से या करियर के हवाले से भी लोग थोड़ी ताख़ीर कर देते हैं। ये एक रीज़न है, इसमें कोई हर्ज नहीं, अगर ठीक दोनों है। राजी हैं ठीक है, स्टडी पूरी करने के हवाले से, तो इसमें कोई इशू नहीं है जी। ठीक है, इसमें ताख़ीर की जा सकती है, लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ अगर ऐसे ही दिखलावे के लिए कि हमने जनाब एक गाड़ी भी करनी है, हमने ये भी करना है, हमने इतने पैसे इकट्ठे करने हैं, हमने ये दिखाना है, वो दिखाना है, तो ये चीज़ें जो हैं ये ममनू है। खैर इससे निकाह पे तो असर नहीं पड़ता, निकाह उनका दुरुस्त है, ठीक है, वो बदस्तूर मियाँ बीवी हैं, ठीक है, वो मियाँ बीवी ही हैं, चाहे रुखसती लेट हो रही है, जब भी हो रही है, उनके मियाँ बीवी वाले मामलात हैं और वो मियाँ बीवी ही हैं, इसको पेशे नज़र रखा जाए। अच्छा ठीक है, रुखसती नहीं भी हुई है, रुखसती नहीं फिर भी हुई, वो शरी तौर पे मियाँ बीवी बन गए हैं, ओके, और शरी तौर पे अब बीवी के अखराजात उस खामन के ज़िम्मे आ गए हैं, निकाह के बाद, निकाह के बाद आ गए हैं, ओके, ठीक है। और अगर इसी ये भी तरह चीज़ ये लोगों को जाननी ज़रूरी है। इसी तरह अगर वैसे। वो मिलते हैं कहीं आते जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन देखे ना मुआशरा उन्हें बुरी निगाह से देखेगा, कि और सिर्फ जो अभी मियाँ बीवी, निकाह हुआ है। हाँ, जो मियाँ बीवी नहीं है वो कहीं आए जाएंगे, उन्हें अच्छी निगाह से देखता है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अच्छा दूसरा ये भी बता दें हमें कि ये जो एक तो मियाँ बात कर ली है हमने कि ताख़ीर हो जाती है, तो उसका क्या है दूसरा कि ताख़ीर इस वजह से भी हो रही होती है लड़कियों की शादी में या निकाह में कि जनाब हमने जहेज़ देना है बेटी को, या हमने ये सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है, लड़के वाले डिमांड कर रहे होते हैं, बहुत से लड़के वाले जो नहीं करते हैं जो कर रहे होते हैं कि ये आपने जहेज़ देना है तब जाके शादी होगी। इस हवाले से क्या कुरान और हदीस की रोशनी में तालीमात मिलती हैं हमें जहेज़ वगैरह के हवाले से, दौलत के हवाले से? देखिए जी, इस हवाले से औरत पर या ख़वातीन पर जहेज़ देना कोई फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है, और लड़के वालों का डिमांड करना ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर किसी जगह से या लोग ये मुआशरा जहेज़ के डिमांड को अच्छा समझते हैं और हक महर की डिमांड को बुरा समझते हैं, हालांकि हक महर की डिमांड एक शरई हुक्म है, अल्लाह पाक का हुक्म है, फ़ैसला है, और लोगों को देखते हुए दो ख़ानदान जब जुड़ते हैं ना तो उनकी शान व शौकत को मद्देनज़र रखते हुए एहतमाम किया जाता है, ये सुन्नत नबवी भी है। इसकी भी मैं एग्जांपल देता हूँ जी। अच्छा, इसी तरह कुछ लोग जहेज़ के हवाले से डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या खैर वो दुनियावी मामलात हैं, लेकिन अगर कोई खुशी से देता है जहेज़ तो वो दे सकता है, ठीक है, वो औरत की ही मिल्कियत है। ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी शहज़ादी को जहेज़ दिया, ठीक है, अपनी तरफ से दिया, उसमें कोई डिमांड नहीं थी, वो एक तोहफ़ा है और उसके अंदर आसानी ही होनी चाहिए। लेकिन बाज़ लोग जहेज़ के साथ और बड़े मसले होते हैं ना, वो कहते हैं जनाब पूरे ख़ानदान को कपड़े भी देने हैं, ज्वेलरी भी देनी है, ये भी देना, वो हर एक के बस में तो वो नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि रिश्ता करते कराते वक्त इन सारी चीज़ों को देखा जाए और सादगी को मद्देनज़र रखा जाए, और इंसान ने अगर जो चीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा करने का हुक्म है वो वलीमा और हक महर है। जिस तरह भी आज इस दौर में 1500 ग्राम चांदी का वज़न निकालें तो मेरा ख्याल है शायद 1 करोड़ रुपये के करीब बात जाके पहुँचेगी। तो अगर इस चीज़ को देखना है तो फिर इसे देखा जाए। और हक महर, वो लोग जहेज़ के डिमांड करने वाले बाद में अकबर भी माफ़ करवा रहे होते हैं, गैर अखलाकी बात है। जो हक महर हो गया, लिखवा रहे होते हैं, हक महर जो लिखा गया वो देना ही देना है। सही है, ठीक है। ये कुछ लोग ये समझते हैं कि हक महर का मतलब है तलाक होगी तो देना है। अच्छा, ये मुअज्जल और गैर मुअज्जल वाला भी है ना मामला, मुअज्जल का मतलब बताइए कि क्या फौरी तौर पर दे देना चाहिए? इस्लाम हमें क्या कहते हैं इस हवाले से? इस्लाम तो यही कहता है फौरी तौर पे दिया जाए हक महर। मुअज्जल और गैर मुअज्जल का मतलब है अभी आप कितना दे रहे हैं जी, और कुछ दिन बाद कितना देंगे, ठीक है। गैर मुअज्जल का ये मतलब नहीं है कि तलाक होगी तो देना है वरना नहीं देना, वो कर्ज है, देना ही देना है। ओके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर खुदा हैदर करार से कहा को हक महर देने के लिए कुछ है तो लाए फिर निकाह होगा। अच्छा, हक महर देना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ज़हन नशी होना चाहिए और इसके अंदर इंसान बताए कि उसे अल्लाह ने क्या दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद निकाह फरमाए। अच्छा, आपका निकाह जब हज़रत सफ़िया से हुआ ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, तो आपने उस वलीमे में वो एहतमाम किए जो पहले नहीं किए थे। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है कि ये जहाँ से आई थी ये एक शाही ख़ानदान से, ठीक है, इनके फैमिली घर उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा और उसके मुताबिक वलीमा हो, ठीक है, ठीक है। इसी तरह जो जिस तरह का है उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा। इंसान जब इस तरह रिश्ता जोड़ रहा है, हम पता क्या कहते हैं कि आप हमारे मेहमान बुलाएं और बताएं आप कितने बड़े हैं,
हालांकि बताना क्या है कि मैं आपके मेहमान बुलाऊंगा और बताऊंगा मैं कितना बड़ा हूं। क्या बात है। तो हम उल्टा काम कर रहे हैं। जिस चीज़ की बुनियाद ही शुरू से मुकाबलेबाजी पे होगी वो मामलात आगे जाके बड़ी आसानी से नहीं चलेंगे। उसके अंदर यकीनन ऐसी चीज़ें आएंगी जो गलत होंगी और जिसके नुकसान ज़्यादा हैं और फ़वाइद कम हैं। और उसकी इन खुराफात का सद्देबाब कैसे होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइली ज़िंदगी को देखा जाएगा। निकाह किस लिए किया, किस मकसद से किया, क्या माप। देखिए ना, शादी के करने से पहले रिश्ता देखने और दिखाने में जो सवालात पूछे जा रहे हैं, कोई कह रहा है जी आँख नीचे है और कोई कह रहा है जी कान ऊपर है। और ये वो चीज़ें जो इस चीज़ में वजह ही कोई नहीं है। और मसला क्या आ रहा है जी, वो दूर के रिश्तेदार के किसी दूर के जानने वाले ने कहा जी जोड़ी जचेगी नहीं। हालांकि बेतुकी की बात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 4 चीज़ें देखी जाती हैं निकाह में जी। माल, हसब, नसब, उसका दीन। ठीक है। उसके दीन का मतलब ये नहीं है कि वो तस्बीह पकड़ के मुसल्ले पे बैठी हो, इस बात को समझ लीजिए। दीन का मतलब ये है कि उसे हलाल हराम की तमीज़ है, उसे पता है कि किन का अदब करना है, किन का एहतराम करना है, क्या मामलात हैं, क्या नहीं मामलात। दीन का मतलब ये, कुछ लोग लफ्ज़ दीन पे आगे समझते हैं जी मुसल्ला बिछाया हो, 1000 दानों की तस्बीह पकड़ी हो, ऐसा नहीं है। और आप फरमा रहे हैं कि अगर कामयाब चाहते हो तो इस चीज़ को तरजीह दो जो इज़्ज़त करने वाली है और इज़्ज़त का सबब बनने वाली है। और अब इस मुआशरे में देखें हम, जाहिर है किस चीज़ को देखा जाता है, माल को देखा जाता है। और हत्ता के बाज़ औक़ात माल इतना गालिब आ जाता है कि वो बस माल को देखते हैं, आगे पीछे पूछते ही नहीं है। फिर क्या होता है जी, वो ख़बरें चलती हैं जी वो सामान लिया और वो दुल्हन फरार हो गई, वो दूल्हा फरार हो गया, वो आगे से ये बातें निकली और वो चीज़ें निकली। जब तक हम नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करेंगे तब तक रब की बंदगी नहीं होगी। और रब की बंदगी का तकाजा यही है, इंसान एक कामयाब ज़िंदगी, आइली ज़िंदगी बसर करेगा तो अल्लाह का वो बंदा होगा। बेशक बेशक ऐसे ही है। अच्छा, जाते जाते मुफ्ती बहराम साहब, मैं चाहूँगी कि निकाह में बरकत के हवाले से कोई वजीफ़ा या कुछ ऐसा बता दें जो लोग कर सकते हैं। निकाह में बरकत के हवाले से इंसान को अमली तौर पे कुछ काम करने चाहिए। जो फ़राइज़ हैं वो पूरे करे। ठीक है। फ़राइज़ का मतलब है जो ड्यूटीज़ हैं, और अगर उसे उसका पूरा हक नहीं मिल रहा ना तो उससे वो दरगुजर करे। ठीक है। इसको कंप्रोमाइज़ कहते हैं। सही है। ठीक है। और फिर साथ इंसान अमली तौर पे क्या करे, एक दूसरे के वालिदैन को अपना समझे, एक दूसरे के रिश्तेदारों को अपना समझे। जब इंसान अमली तौर पे कोशिश करेगा तो बरकत नाजिल होगी। और बरकत दरमियान में नाजिल होती है, इस बात को से किनारों पर नहीं, बरकत किसी चीज़ के दरमियान में नाजिल होती है। इंसान के साथ बड़े मामलात होते हैं, वो इफ़रात से भी बचे और तफरीत से भी, ना बहुत ज़्यादा हाइपर और ना बहुत ज़्यादा इतना कि जो होता होने दो, नहीं। एक हिकमत के साथ, दानाई के साथ, समझदारी के साथ उसको देखेगा तो वो मामला बरकत वाला होगा। और निकाह में बरकत का एक माना साहिब औलाद होना भी होता है। और उसके लिए इंसान अच्छी नीयतें करेगा तो ही उसे बरकत मिलेगी। आसान लफ्ज़ों में खुशकिस्मत वही होगा जो अपनी किस्मत पे खुश होगा। क्या बात है, बहुत ही खूब। इस्लाम में निकाह के हवाले से जो तालीमात थी उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। मुफ्ती बहराम शाहिद साहब ने आज हमें ज्वाइन किया था। बहराम साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।